और हिंद। अगर हिंदुस्तान की राजनीतिक, प्राकृतिक, भौगोलिक, जोग्राफिक, पॉलिटिकल, कल्चर अगर बाउंड्री कहे तो मैं सिंधु को मानता हूँ, सिंधु नदी को मानता हूँ, जो हिमालय से निकलती है। यूँ कहे कि कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक भारत का जो पश्चिम भाग है, उत्तर पश्चिम की बैकबोन कहे, हिंदुस्तान की बोन कहे तो सिंधु संस्कृति, सिंधु नदी है। मैं सिंधु घाटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्तमान सिंधु रिवर की बात कर रहा हूँ, जहाँ सिंध स्थित है। और सिंध को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। सबको पता है, इतिहास का जानते हैं कि सिंध को जबरदस्ती अंग्रेजों ने अपने आवश्यकता के हिसाब से ब्रिटिश पीरियड में सिंध को इस कंपनी का शिकार हुआ। वह सिंध जो कि हजारों सालों पहले इस देश की संस्कृति का ही नहीं, इस देश का कश्मीर का जितना महत्व है उतना ही महत्व सिंध का है। जैसे पूर्व में अगर पूर्वी भारत में बंगाल का महत्व है तो पश्चिम में सिंध का उतना महत्व है। हमारे राजस्थान में पंजाब, सिंधु, गुजरात की बात आती है। राजस्थान में जो कहे पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, इन तीन इस पंक्ति में, राजस्थान की पंक्ति में हमारे देश की आत्मा है, जो कल्चर है, आत्मा है। मैं ये विभाजन तो कल की बात थी, 1947 में विभाजन हुआ है। चाहे मेक मोहन देखा हो, चाहे ड्रेस देखा हो, चाहे वो कुक रेखा हो, चाहे भारत पाकिस्तान के बीच ही रेखा हो, चाहे अफगानिस्तान भारत के हो, भारत चीन के हो, और भारत चाहे कच्छ और ये कच्छ के वाले कुक रेखा हो। तो कहना मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री बनती है और बिगड़ती है, साम्राज्य बनते हैं, बिगड़ते हैं। रोम का साम्राज्य पतन हुआ, यूनान के साम्राज्य पतन हुआ, ईरान के साम्राज्य पतन हुआ, हिंदुस्तान में भी हुआ साम्राज्य पतन हुआ। तो साम्राज्यों का जन्म, उत्थान, पतन एक प्रक्रिया है, लेकिन संस्कृति मिलती नहीं। तभी तो कहा गया कि मिस्र रोमा, जहाँ भी मिस्र लोग है, यूनान, रोम, मिस्र सब मिल गए, पर हिंदुस्तान की ऐसी तासीर है, ऐसी कोई बात है कि हमें संस्कृति मिलती नहीं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, एक लास्ट में की बात कहूंगा। हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में एक मेरा अनुभव, निजी अनुभव है। जब भी देश में केंद्र मजबूत रहा, तब तक कभी विदेशी शक्तियों ने हमला नहीं किया। मैं उदाहरण दूंगा, रामायण महाभारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मगध और मौर्य साम्राज्य जब तक शक्तिशाली था, तब मौर्य को इस बात का चाणक्य को सही जाता है, तब मौर्य काल और मगध काल में हिंदुस्तान राष्ट्रीय दृष्टि से एकीकृत था। इतना बड़ा साम्राज्य हिंदुस्तान में विश्व का बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो शक्तिशाली साम्राज्य था। लेकिन उस मगध के पतन के बाद धीरे धीरे हमारे देश की राजनीति छिन्न भिन्न हो गई और बाद में थोड़े थोड़े राज्य कायम हुए। ईरानियों ने हमले किए, यूनानियों ने किए, शक और रोम, कुषाण आदि आदि। तो और गुप्त काल हम देखते हैं, फिर से दूसरी बार हम देखते हैं समुद्रगुप्त दिग्विजय द्वारा इतिहास को चित्रित किया, और उसके बाद फिर गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। हम राजपूत काल में देखते हैं, सिंध में महाराजा के पहले तक हम देखे तो भारत का स्वर्ण का, मैं कहूँगा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान के अंदर फिर देश 5 टुकड़े हुए हैं। हर्ष के भारत को हम 5 भागों मानते हैं, पंच भारत खुद दिखता है। फिर हर्ष के समय हिंदुस्तान 5 भागों में बटा, लेकिन वो ऑटोमेट सही था। लेकिन फिर भी हर्ष की मृत्यु के बाद 750 के बाद हम देखते हैं कि हर्ष की मृत्यु के बाद फिर हिंदुस्तान में फिर भी राजपूत राज्यों कायम हुए। राजपूत राज्यों में गुर्जर प्रतिहार है, बंगाल के पार है, आत्मा गुर्जर प्रतिहार है, बाल मतलब हुआ कि त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ। कन्नौज भारत की राजनीति केंद्र बन गया था, तो कन्नौज को लेकर के बंगाल के पालों का, मालवा के परमारों का, गुर्जर प्रतिहार, पश्चिम गुर्जर प्रतिहारों का, और दक्षिण भारत के सौराष्ट्र के राजपूतों का, तो राजपूतों का, प्रतिहारों का और पालों के बीच संघर्ष हुआ। उसमें गुर्जर प्रतिहारों की जो ताकत बढ़ी, तो राजपूत काल में हम देखते हैं हिंदुस्तान का आक्रमण क्या हो, कोई स्थायी प्रॉब्लम मैं मानता हूँ की तरह अरब अकबर हिंदुस्तान की राजनीति में एक अल्जोनों की चर्चा में कोई ज्यादा प्रभावित नहीं किया। लेकिन महमूद गजनी गोली का आक्रमण है, वो हिंदुस्तान के अंदर एक स्थायी रूप से हमारे देश की पॉलिटिकल यूनिटी को खत्म किया। लेकिन बाद में हम देखते हैं ब्रिटिश मुगल काल में अकबर ने फिर इतिहास का हिंदुस्तान में फिर दिक्कत एक मुगल साम्राज्य कायम हुआ। लेकिन 18वीं शताब्दी में देखते हैं कि शाह आलम और बहादुर जफर और शाह आलम के समय हिंदुस्तान फिर मुगल साम्राज्य का पतन होता है। हम फिर देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के समय 1858 की जो ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही 1858 के इसमें कानून के अंदर में फिर इंडिया यूनाइटेड हुआ और उन्हें जाकर भारत का फिर विभाजन हुआ। मैं मैं संक्षेप में कहूँगा कि हिंदुस्तान में राष्ट्रीयता अगर केंद्र मजबूत है तो राष्ट्र की संस्कृति सुंदर है,
संस्कृति के कारण हम एक जुड़े थे। हमारे यहाँ पर विविधता हो, भारतवर्ष की संस्कृति विशेषता है, इस विविधता में एकता है और यह एक है। राजा भाई को मैं विशेष रूप से इसलिए महत्व देता हूँ कि वो लास्ट हिंदू एम्पर ऑफ एंशिएंट इंडिया। धन्यवाद। मैं अपनी बात ये सवाल करता हूँ, बहुत ज्यादा समझ लूंगा। धन्यवाद। थैंक्स सर। डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं हमारे संस्थापक संरक्षक डॉक्टर प्रोफेसर ललित पांडे साहब को आमंत्रित करती हूँ एक संगोष्ठी की प्राथमिकता पर प्रकाश डालने हेतु। डॉक्टर पांडे साहब, डॉक्टर ललित पांडे साहब, पांडे साहब आपका मोबाइल म्यूट आ रहा है, इसको अनम्यूट कर दें। ललित जी, पांडे साहब का मोबाइल जो है वो म्यूट आ रहा है ना, इसलिए। सर आवाज आ रही है हमारी, मेरी और दीक्षिका की आपको? दीक्षिका जी आगे कंटिन्यू कर दें। ठीक है। मैं मुख्य वक्ता के तौर पर हमारे माननीय आदरणीय जज साहब सारंगधर साहब को आमंत्रित कर रही हूँ। आप सबों को मेरा प्रणाम। सर आपकी आवाज। आप सबों को मेरा प्रणाम। जी नमस्ते सर। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक से एक विद्वत समुदाय से हमारी भेंट आज हो रही है। मैं तो इतिहास का प्रोफेशनल कोई प्रोफेसर या विद्वान नहीं रहा हूँ, मैं एक अध्येता हूँ लास्ट 40-50 ईयर से, और इतिहास का थोड़ा बहुत जो ज्ञान है मैं आप सबों से शेयर करने के लिए आज उपस्थित हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य और खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। आप सबों को मेरा प्रणाम। सर आपसे निवेदन है कि आप अपना उद्बोधन शुरू करके हमें लाभान्वित करें। तो परम आदरणीय मनेरिया साहब, डॉक्टर भगवान सिंह साहब, ललित पांडे जी, गोपाल शर्मा साहब, ये और सभी से अनुरोध है जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, एक बार जरा अपने माइक ऑफ कर दें ताकि हम आदरणीय सर की बात सही से समझ सकें। सभी से अनुरोध है अपना माइक ऑफ करें, सर के अलावा सभी माइक ऑफ कर दें। आज का ये शुभ अवसर राजा दाहिर सेन जो हमारे सीमांत के रक्षक थे, उनकी पुण्य स्मृति में आयोजित हमारे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही सांस्कृतिक शुभ अवसर है डिस्कोर्स का। जैसा कि डॉक्टर मनीरिया साहब ने कहा, आप सबों ने मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातों को सुना। उनके आवाज़ से आज भी बहुत प्रेरणा मिलती है और उनका अध्ययन इतना विशाल है। मुझे डॉक्टर भगवान सिंह साहब बार बार बीच बीच में बात होती रहती है तो उनके बारे में कहते थे। मैं बहुत उत्सुक था उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का और उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेने का मेरा ये था। आज ये घड़ी बहुत दीक्षिता जी ने जो हम सबों को जोड़ा है वो बहुत बड़े साधुवाद के पात्र हैं। अब मैं विषय पर आता हूँ। समय की अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा के अंदर ही मैं चाहूँगा कि कम से कम शब्दों में आप सबों के साथ शेयर करूँ। ऐसा है, सिंध प्रदेश, बहुत मनेरिया साहब ने बहुत ही अच्छा कहा। हमारे राष्ट्रगान में भी, राष्ट्रगीत में सिंधु का नाम आया है। तो सबसे पहले मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा
तत्कालीन भारतवर्ष के भौगोलिक स्थानों का दर्शन 600 ईसा पूर्व और 600 ईस्वी का काल है हमारे राजा दाहिर सेन के वंश का, सिंधु में राजवंश जो चला उसका। तो ऐसा है कि हम लोगों को, आज मैं महाराष्ट्र में पुणे में हूँ, ऐसे रहने वाला मैं बिहार का हूँ, तो यहाँ के इधर के लोगों को लगता है कि सिंधु बहुत दूर होगा, बहुत ये होगा, दूर है भी, लेकिन जयपुर के लिए, जोधपुर के लिए, जैसलमेर के लिए, दिल्ली के लिए, करनाल के लिए, कैथल के लिए, इन स्थानों के लिए सिंधु कोई दूर नहीं है। मैं जैसलमेर की सीमा तनोत माता मंदिर तक मैंने इतिहास को पढ़ा तो है, लेकिन साथ साथ कोशिश किया है कि उसे सर्वेक्षण कर उन स्थलों पर जाकर सही मूल्यांकन करूं कि इतिहास में जो आया है वो कहाँ तक सही है और क्या अंशतः उसमें गलतियां हैं, भ्रांतियां हैं। तो जैसलमेर से 124 किलोमीटर तनोत माता मंदिर है, तन्नू राय का। वो सिंध देश का, अपने समय का, पूर्वी सिंध का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। 8वीं शताब्दी में उसका विध्वंस हो गया था इस्लामोदय के बाद। और वहाँ जब मैं गया, और लुदरवा, घटियाला, लुदरवा जैसलमेर से लगभग 30 किलोमीटर पर है, 17-18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। तो लुदरवा का जब विध्वंस मैंने देखा, और लुदरवा में जो राजमहल था उसका ध्वंसावशेष को रिनोवेट करने का कोशिश किया गया है। वहाँ लोगों ने मुझे महेंद्र मोहन की कथा, कहानी, प्रेम कथा बताया और कहा कि अमरकोट सिंध का जो अभी भी है, जहाँ भी राणा चंद्रचूड़ सिंह, हमीर सिंह, संगदेव जैसे काफ़ी लोग अभी भी भारत में संबंध उनका होता है। वो 2 महीना पहले आए हुए थे, जनवरी फरवरी में, वो जयपुर की तरफ, और काफ़ी लोगों से मिले हुए थे। मेरी किताब भी उनको दी गई थी। तो वो लोगों ने बताया, मैं सिंध की ही बात कर रहा हूँ, ये सिंध प्रदेश है कहाँ, उसका सीमांत कहाँ से कहाँ तक है, उसका पूर्वी छोर भारत की ओर किधर है और पश्चिमी छोर क्या है। तो महेंद्र मोमन की कथा में था कि मोमन वहीं की राजकुमारी थी, लुदरवा की, वो परमार वंश की थी, और अमरकोट का राजकुमार जो संबंधी था उनका, वो दोनों का वो प्रणय संबंध हो गया था, अनजान था। तो वो रात में आता था और सुबह में चला जाता था। मैं भौगोलिक दृष्टिकोण से सिंधु की बात कर रहा हूँ, सिंधु का स्थान कहाँ है ये बहुत आवश्यक है जानना। हमने कहा यह संभव कैसे हो सकता है, सिंध देश तो हमने देखा नहीं था। सिंध देश, अमरकोट की बात कर रहे हैं, वो पूर्वी सिंध का वो इलाका, वहाँ से। तो लोगों ने कहा कि नहीं, वो राजस्थान के लोग आप तो जानते होंगे, मनेरिया साहब, तो हम लोग नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि साहनी ऊँट से ज़्यादा तेज चलती है, ऊँटनी जो है, और वो 100 कोस एक रात में चल लेती है। तो वो इन करना और बार बार अटैक करना। सुदूर असम के लोग, मगध के लोग, पटना के लोग को क्या जानकारी कि सिंध कहाँ है और गजनी कहाँ है और ईरान कहाँ है, इराक कहाँ है, कहाँ से ये उदय हुआ इस्लाम का, और कैसे हमारे सिंध पर आक्रमण होता था, जिसके शिकार राजा दाहिर सेन पहले शिकार थे। पहले उनको पहली वीरगति उनकी हुई उसमें। तो बताया कि 100 कोस से रात भर में सारणी आ जाती। तो रेगिस्तान के इलाके में सारणी, ऊँटनियाँ सामान ढोने में, आने जाने में भी होती था। तो ये सिंध जो है, इसका चर्चा अपने रामायण में, जब महाराज दशरथ की मृत्यु हुई है तो राजकुमार भरत अयोध्या में नहीं थे, तो उनको लाने के लिए जो दूत गया है, रघुवंशम में कालिदास ने बहुत अच्छा उसका वर्णन किया है कि हिमालय की उपत्यकाओं को वो पार करके अयोध्या से चले भरत को लाने के लिए, दूत जो चला। संस्कृत का श्लोक है, वो समय की
पाबंदी है, मैं उसमें उतना लंबा नहीं जाना चाहूँगा। जब आप कोई ऐसा क्वेरी करेंगे तो मैं बताऊँगा। तो वो सिंधु नदी पार करके बाहलिक देश हो करके कई कई देश गए। मैंने आज सुबह इस पर लोड किया है वो बुद्धकालीन भारत का मानचित्र, जो बहुत सहूलियत है उससे देखने में। मैंने देखा कि सिंधु नदी जो है उसका पश्चिमी तट काबुल नदी से जुड़ा हुआ है, और काबुल नदी से जुड़ा हुआ उधर काबुल नगर है, गांधार है जहाँ की हमारी गांधारी थी, और उसके बाद कैके देश है। तो कैके देश एकदम छोर पर है, और कैके बिल्कुल एक तरह से समझें आपकी वो ईरान का बॉर्डर है, खुरासान ईरान का बॉर्डर है। तो ये वास्तव में तत्कालीन भारत का अंग था। हम लोग को लगता है कि सिंधु कहाँ रहा होगा, गजनी, कुछ नहीं था, वो बिल्कुल नज़दीक था। बहुत एक साम्राज्य था, एक संस्कृति थी उधर की। मालवा साम्राज्य का जब प्रभुत्व काल था, सर्व उत्कर्ष का काल था, तो मालवा की जो सीमा थी वो ईरान को टच करती थी, खुरासान को टच करती थी, और यहाँ पाटलिपुत्र को टच करती थी। तो सिंध एक महत्वपूर्ण स्थल था बीच का, मध्य देश का, जहाँ से मध्य एशिया का गेटवे ऑफ मध्य एशिया आप कह सकते हैं अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान का शहर जो अभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर पेशावर जो है, पेशावर जैसे मगध पाटलिपुत्र बहुत दिन तक भारत की राजधानी रहा साम्राज्य काल में, फिर उज्जैन अवंतीपुर राजधानी रहा, फिर कन्नौज राजधानी आई। उसी तरह से पेशावर पुष्कर जो है शहर, पुष्कर नगर, वो भरत के दो पुत्र, वो उस समय भी अराजकताएं होती थी। मानव प्रवृत्ति है, लोभ कितनों हम त्याग करें स्पिरिचुअली से, लेकिन लोभ तो जीवन का अंग है, बिना उसके जीवन नहीं चलता। तो सीमाओं पर हमारे पड़ोसी राज्यों का व्यापार था। व्यापार के पीछे पीछे भारत जितने ही तरक्की करता था, जितने उत्कर्ष का काल होता था, उतने ही लोग लोभ से यहाँ आते थे, और उसमें ही उनका आकर्षण होता था हमारे धन के प्रति, हमारे ऐश्वर्य के प्रति, और वो लूटपाट करने आते थे। माननीय साहब ने बहुत अच्छा कहा, हर्षवर्धन का काल। हर्षवर्धन के काल में हम लोग उत्तरपतनाथ का हर्षवर्धन को तो देख रहे हैं, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय उनसे कम बड़ा सम्राट नहीं था। हर्षवर्धन सिंध को नहीं जीते थे। हरिवंशांग के वर्णन में जो आया है, जहाँ जहाँ हरिवंशांग पूरे हिंदुस्तान का, उस तत्कालीन भारत का उन्होंने भ्रमण किया था, 18 साल रहे, पूरा देखा। तो पुलकेशिन द्वितीय के, पुलकेशिन प्रथम का शिलालेख है 543 ईस्वी का, और पुलकेशिन द्वितीय का है 636 का, 629 का, ये होल शिलालेख जो है। तो मोटा मोटी सिंधु नदी, और सिंधु नदी जो है, मैं और जोड़ता हूँ इधर। मैंने बताया कि सिंध के बाद गांधार, गांधार के बाद, गांधार में काबुल कांधारी से हो गया, उसके बाद बाहलिक प्रदेश, और बाहलिक देश के बाद कई देश था। गांधार को आप देख ही रहे हैं, गांधारी हमारी माता, वो धृतराष्ट्र की पत्नी, दुर्योधन की माँ वहीं की थी, शकुनी वहाँ के थे। तो ये भारत का बहुत मुख्य अंग था। महाभारत और रामायण को अलग यदि आप देखें तो वो क्षेत्र भी बहुत ही विकसित था, और भारत का बहुत सिरमौर क्षेत्र था सिंधु। सिंधु घाटी सभ्यता को ब्रिटिश राइटर्स ने और उनके अनुसरणकर्ता हमारे विद्वानों ने भी स्पष्ट नहीं किया कि वो कब का था, किसका था। और
यदि बहुत गौर से इधर के अध्येताओं ने और मैंने अपना अध्ययन में पाया है, शोध में, कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता का अंग था। चूंकि आर्यों को इतिहासकारों ने बताया कि वो यहाँ ईसा पूर्व 1500 साल से लेके 2400 साल ईसा पूर्व के बीच भारत में आगमन हुआ, इन्वेशन हुआ भारत का। नो, आर्यों का यहाँ से ही पलायन हुआ टाइम टू टाइम। और हमारे रामायण के नायक, महाभारत के नायक, ये सब आर्य संस्कृति के ही प्रहरी थे, रक्षक थे। नासा ने 10 साल हो गया, एक रिसर्च पेपर आया था, विद्वानों को, आप सबों को पता होगा, कि 97% लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड जो है डिफरेंट कंट्रीज का, उसके 97% लैंग्वेजेस उस सब कंट्रीज के संस्कृत से उसकी उत्पत्ति लोग जोड़ रहे हैं, कि सबकी मदर भाषा जो थी, मदर टंग जो थी, वो संस्कृत थी, मदर लैंग्वेज। तो ये कैसे संभव हुआ होगा? तो अब उठता है सवाल कि यदि आर्य बाहर से आए तो संस्कृत बाहर में रहा होगा। हमारे देश की, हमारे देश में अभी भी उसका जो भी बचा खुचा अवशेष है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। तो माना यह जाएगा कि अवशेष यहाँ है तो यहीं से उत्पत्ति हुई होगी। तो सिंधु नदी ये स्थल विशेष हो गया महाभारत काल का, रामायण काल का, कि राजा भरत सिंधु हो पार करके गए थे, वाली प्रदेश हो करके, और फिर काबुल कांधार हो करके वो कैके देश गए थे, लाने के लिए दूत गया था लाने के लिए, और वापस उनको फिर लाया। वो दोनों मार्ग जो गए, उसी मार्ग से दूत गया, उसी मार्ग से भरत को लाया। ये कालिदास के रघुवंशम में आया। और उसमें रघुवंशम में ये भी वर्णन है कि राजा रघु ने, जिनके नाम पर वो रघुवंश चला, उन्होंने वाहलिक प्रदेश, बैक्ट्रिया, यवन देश, हुनों का देश, सबों को उन्होंने जीता था। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 1889 में एक पुरातात्विक खनन के दौरान इराक, ईरान, मिस्र, ये जो अरब देश सब हैं, वहाँ 1888 में वो ये एस्टेटिक सोसाइटी का जो ये है ना, जिसमें कनिंघम थे बाद में, तो उसका उत्खनन हुआ था। सीन क्लेयर, वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही एक वहाँ उत्खनन कराया गया था। उस उत्खनन में सीन क्लेयर ने जो पाया, 1888 में वो, 1889 में वो रिपोर्ट छपा। और वो रिपोर्ट जब छपा तो जिन विद्वानों ने सोचा था कि आज विदेश से यहाँ आए, उनकी आंखें चौंक गई। उसमें पूरा अवशेष, पुरातात्विक जो अवशेष मिले हैं, उसमें पत्राचार हुआ है अरब के उन देशों के बीच आपस में। और पत्राचार में वर्णन आया कि दशरथ नाम के एक राजा ने अपना मित्र देश को लिखा कि मेरे अथक प्रयास के बाद वो कई बार उस देश को जीतने में उनको लगा था। तो मेरे अथक प्रयास के बाद, मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे, मैं आज सफलीभूत हुआ हूं अपने पूर्वज राम के देश को पुनः विजय करने में। तो लोगों ने सोचा ये उटपटांग बात है। पत्रों का जो लिपि को पढ़ा गया, उसके आधार पर लोगों ने कहा ऐसा है। दशरथ नाम के राजा, रघुवंश में भी 3 हुए हैं, और महाभारत काल में चंद्रवंश में भी, जैसे सूर्यवंश में राम हुए, तो उसे चंद्रवंश में भी, ययाति के वंश में भी दशरथ नाम के राजा हुए।
और उसमें दूसरा उसका ये है कि एक तो है कि राम के मैं अपने पूर्वज राम के देश को मैं आज विजय करने में ये हूँ ईश्वर की कृपा से। और दूसरा उसमें है कि उनका भाई और का वर्णन है कि शत्रुघ्न और दशरथ और ऐसे 3-4 ज़्यादा लंबा होगा इसलिए मैं ही करना, वो सब उनके भाई थे कुछ। तो लोगों ने उसको ये किया कि साहब ये बिल्कुल अनर्गल बात है, रामायण के खिलाफ नहीं। वो दूसरे जनरेशन में ऐसा थे कि दशरथ शत्रुघ्न भाई थे उनके। तीसरी चीज़ उसमें और आई है कि वो जो एक साम्राज्य था, वो फिलिस्तीन साम्राज्य के नाम सुना होगा, वो वही क्षेत्र था जो सुंगवंशी वो वसुमित्र ने, वो संस्थापक का जो पुत्र थे, उन्होंने ईसा से पूर्व 97 वर्ष पहले फिलिस्तीन साम्राज्य को जीता था। उसमें भी अलेक्जेंडर नाम का एक सम्राट था। और उस काल में जेरूशलेम में जहाँ की ये महात्मा यीशु का जन्म हुआ था इसराइल में, तो इसराइल में भगवान राम का एक मंदिर परिवेश बहुत बड़ा परिसर मिला है। ये कई साल पहले रिपोर्ट में आया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी आया, हमने अपनी किताब में दिया। राम का मंदिर वहाँ था। और वो आपको मैंने कहा कि इराक शब्द का अर्थ होता है सूरज, मेहर शब्द का अर्थ होता है सूरज। ईरान जो है, ईरान के जो अंतिम बादशाह हुए राजा साहब पहलवी, 1967 में उन्होंने 25वां आर्य महोत्सव मनाया था। वो क्लेम करते थे कि हमारी डायनेस्टी जो है सूर्यवंश के, आर्यवंशियों का है, सूर्यवंश का है। उनके वंशानुगत उनका विरुद्ध था, मेहर लिखते थे वो। मेहर शब्द का अर्थ होता है सूर्य। मीर भोज परिहार का आपने नाम सुना, मीर शब्द का अर्थ होता है सूर्य। जोधपुर में एक अच्छे विद्वान हुए हैं, इतिहास विभाग के एचओडी थे, डॉक्टर जहूर बख्श मेहर, उनकी किताबें भी हैं मेरे पास, तो उनसे भी हमारी ये थी। तो वो सब सूर्यवंश के हैं। तो वास्तव में मानव सभ्यता का जो उदय हुआ है पूरे विश्व में, वो इसी सूर्यवंश से ही चंद्रवंश भी चला। इसी 2 वंश में सारी जातियाँ पातियाँ जितनी हैं, सबका डीएनए एक है, सब एक हैं। तो मैं फिर सिंधु पर आता हूँ कि सिंधु नदी पहुँचने के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। पहले थल मार्ग जो था, पहले भी एक से एक अच्छे, अशोक के काल में बहुत अच्छा पथ था, बहुत अच्छा रास्ता था। अब पूरे भारत को की जितने नगर थे, उपनगर सब जुड़े हुए थे। चंबल नदी जो है, चंबल घाटी का बिहार सब जानते हैं आप, ग्वालियर के पास, तो चंबल नदी सिंधु नदी में मिलती है। तो ग्वालियर के पास चंबल नदी में लोग प्रवेश करेगा धौलपुर के बीच, और सिंधु में चला जाएगा आगे, और सिंधु से होकर के काबुल जाएगा, काबुल नदी में प्रवेश करेगा, उस पर चला जाएगा। आज इतना इलेक्ट्रॉनिक का युग है, ये टीवी, ये मोबाइल सब, लेकिन तब भी हमको लगता है कि अधिकांश 80% भारत की जनता अभी शायद नहीं जानती होगी कि कितना आसान है। अपने आप में हम लोग सिमटते जा रहे हैं। और ये जो आर्यों का जो भारत से बाहर जाना हुआ, ये डिफरेंट फेजेज में हुआ, ये नहीं कि एक बार हो गया, और फिर उनका वापस आना भी हुआ है। तो जो वापस आना हुआ उसको ही लेकर के अब वापस आए, तो जहाँ वो गए 1500 साल रहे, तो वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति को भी कुछ अडॉप्ट किया, कुछ मिक्स कल्चर हुआ। उसी में वो शक, हून, ये जो आए, या और भी जो जातियाँ आई हैं, तो उस आगमन को लोगों ने कहा कि वो आर्यों का भारत में इन्वेशन ऑफ आर्यंस। नो इन्वेशन। वो मैंने जो कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अब तक लोग ये कह रहे थे कि वैदिक सभ्यता से ये भिन्न था, लेकिन अब काफ़ी 10-20 साल से ये बात आ रही है कि नहीं,
ये वैदिक सभ्यता का ही एक अंग था। वो डॉक्टर R.S. शर्मा साहब ने, इतने बड़े विद्वान अपने रहे हैं, उन्होंने वो भारत के प्राचीन नगरों पर एक किताब लिखी है। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा दिया है कि जितने भी स्थल प्राचीन भारत के मिले हैं, लगभग 800-900 स्थल में 80% स्थल, पहले लोग सोच रहे थे सब सिंधु घाटी का नगर था, लेकिन अब ये आ गया नहीं, वो सरस्वती घाटी का नगर था। हमने अपने अध्ययन में ये पाया है कि सरस्वती घाटी सभ्यता जो है वो जब सिमट गई, सरस्वती नदी के सूख जाने के बाद, धीरे धीरे वहाँ से लोग फिर भीतर मध्य देश भारत की ओर बढ़े, और उस सभ्यता के पतन के बाद, अवनति के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ। सरस्वती घाटी सभ्यता जो ज़्यादा पुरानी है और सिंधु घाटी सभ्यता जो उसके बाद की है। अब सिंधुपति दाहिर सेन जो है, समय की मर्यादा इसलिए मैं अब कंसाइज करना चाह रहा हूँ और भी वक्ता है, उन लोगों की बात भी सुननी। दाहिर सेन जो है ये 600 ईस्वी में दाहिर सेन के पिता वो देवा राय, उनके पिता का नाम देवा राय था और दाहिर सेन की माँ का नाम सुहाद्री था। देवा राय की मृत्यु 603 में हुई है और उनकी मृत्यु के बाद एक साम्राज्य था सिंध, अरोर नगर, जिसे अब उसका नाम वो बाद में वही देरावल हुआ, देवल नगर हुआ, और ये मोटा मोटी कराची के आसपास का एरिया। तो अरोर नगर ही उनका अपना राजधानी था और आज़ादी के समय 1947 के आसपास रोहरी नगर एक वहाँ अच्छा विकसित नगर पाया गया, और रोहड़ी से 8 किलोमीटर दूर में वो खंडहर नुमा अरोर, सिंधुपति दाहिर सेन का जो राजधानी था अरोर, वो खंडहर नुमा 1947 में था। उसके बाद का इधर कुछ ये जानकारी नहीं है। तो सियासी राय, उनके पिता का जो देहावसान हुआ, वो निसंतान थे, उनको भाई भी नहीं था और पुत्र भी नहीं था। और रानी सुहाद्री, देखेंगे ये सब संस्कृत शब्द है मोटा मोटी, सुहाद्री। तो रानी सुहाद्री जो थी, सिंध साम्राज्य की रक्षा के लिए राष्ट्रहित में उन्होंने देखा कि अब किसको हम राजा, तो किसी को बनाना होगा, हमसे नहीं संभलेगा। तो चच नाम के, वो इतिहास में आया है, ब्राह्मण थे, बहुत तेजस्वी व्यक्तित्व के, और ज्योतिर्मय आभा उनकी बहुत ही आकर्षक थी। व्यक्तित्व उनका एज ए सैनिक और विद्वता के क्षेत्र में भी काफ़ी विद्वान, अमात्य उनके मंत्री थे। उनसे उन्होंने विवाह किया और चच के ही पुत्र राजा दाहिर सेन थे। अब तक के इतिहास में यही आया। और राजा दाहिर सेन 603 के आसपास राजा हुए। इस संबंध में 3-4 किताबें जो बहुत पहले की ग्रंथ थी, उसका मुझे देखने का मौका मिला है। एक ग्रंथ 1936 में पहली किताब आई, महाराजा दाहिर सेन। उसको लिखने वाले हैं ठाकुर दास आसुदमल, वो सिंधी नाम है, ठाकुर दास आसुदमल। ये 1936 में छपी थी। उस किताब की चर्चा, डिफरेंसेस जो है, फिर दूसरा किताब एक इसरानी नानक राय नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने लिखा, जिसका नाम है सिंधुपति दाहिर सेन। ये पहली किताब का नाम था महाराजा दाहिर सेन, जो ठाकुर दास आसुदमल ने लिखा था, और दूसरा सिंधुपति दाहिर सेन इसरानी नानक राय ने लिखा। और
इन सभी हमने जो कुछ प्रस्तुति आपके समक्ष किया है वो सबको कंसाइज किया जा सकता है फतहनामा में। वो चच जिसका दूसरा नाम चचनामा, फतहनामा अरबी में लोग कहते और चचनामा हम लोग उसका हिंदी में लोग बताते। तो राजा चच जो थे दाहिर सिंह के पिता, वो बहुत ही प्रतापी थे। काफ़ी समय तक उन्होंने इस्लाम का पदार्पण नहीं होने दिया प्रिंसिपल में, वो हार करके गया। और दाहिर सेन के टाइम में वो भी उन्होंने काफ़ी विरोध किया, प्रतिरोध किया और लास्ट में वो उन्होंने जल समाधि लिया। दाहिर सेन के बारे में फतहनामा में चर्चा है, जो उनके पास सुदर्शन चक्र जो कृष्ण भगवान का शस्त्र था, जो महाभारत में इतना चर्चित है, हम लोग जानते हैं सुदर्शन के। तो सुदर्शन चक्र नुमा कोई अस्त्र था जो दाहिर सेन यूज करते थे। उसके बल पर ही वो बार बार खदेड़ कर भगा देते थे विदर्भियों को। लेकिन अंत में वो लोग हजारों गौ, वो लोग कहते हैं कि अपने साइड के किसी ने जानकारी हो, तो ऐसे भी जानकारी उसको रहा होगा कि हिंदू धर्मी जो है सो गौ के इतने बड़े ये हैं। तो वो हजारों गौ को वो जमा करके आसपास का उसने युद्ध के मैदान में आगे कर दिया और ये लोग उस पर हथियार नहीं चला सके गौ माता को देख के, उसी से हार उनकी। तो मोटा मोटी ये है। और ये जो सभ्यता का प्रसार, आर्य संस्कृति का जो प्रसार सिंधु के उस पार हुआ, उसकी पृष्ठभूमि में मैं कहना चाहूँगा, जो जनरल स्टडीज में अब तक नहीं आया इतिहास में, मैं समझता हूँ कि महाराज ययाति चंद्रवंश में बहुत प्रतापी राजा हुए और ययाति नाम के दो सम्राट हुए, एक सूर्यवंश में भी हुए, दूसरे चंद्रवंश में भी हुए। तो ययाति जो चंद्रवंश में हुए वो इतने प्रतापी थे, 120 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने माहिष्मति नदी के, ये माहिष्मति नर्मदा के तट पर किया था। माहिष्मति नगर जो है उन्हीं का बसाया हुआ, जिस पर ये जो पिक्चर कुछ दिन पहले आया था, वो जो करियप्पा को किसने मारा तो वो माहिष्मति की संस्कृति है वो। तो यह 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों में राजा जदु सबसे बड़े थे और महाराज ययाति बहुत शौर्यवान तेजस्वी महापुरुष, जैसा मैंने कहा आपको। लेकिन वृद्धावस्था उनकी जो आई, तो ऐसा आया है हमारे शास्त्रों में कि काम पिपाशा उनकी खत्म नहीं हो रही थी, वो संन्यास लेना चाहते थे। तो अपने रानियों से, अपने पुत्रों से कहा उन्होंने। बहुत ही साइंटिफिक ये से बहुत उन्नत था भारत। आज जो भ्रूण ट्रांसफ़र होता है, वो सो मेनी थिंग्स जो आप देख रहे हैं, ये सब भारत में हो चुका है। वो उस पर प्रकाश डालने की जरूरत नहीं समझते हैं। तो सबसे छोटे पुत्र ने उनको जो है अपना वो हार्मोन्स ट्रांसफ़र उस समय के कविराजों ने कराया, तो उनको ही गद्दी उन्होंने दिया। और उनकी 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। तो जदु जो थे वो पहली रानी के पुत्र ज्येष्ठपुत्र थे। तो ययाति से जो तिरस्कार हुआ, तो जदु के ही और जदु और एक और ख्रष्टु, 2 भाई, ययाति के 2 पुत्रों का जो वंश है वो सिंधु को पार किया ययाति के काल में। और जदु की डांग कह करके, हियर लाइज माय पॉइंट, कि सिंधु देश जो था साम्राज्य, सिंधु नदी के पश्चिम, उधर काबुल, कांधार, ईरान, इराक तक
वो जदू का डांग कहा जाता है। डांग कहते हैं क्षेत्र को, एरिया को। जदू का डांग कहा जाता था। और जादौन क्षत्रिय राजपूतों में एक आते हैं, काफ़ी उच्च श्रेणी का माना जाता है। वो कृष्ण का जो वंश था वो जदुवंश जो है, यादव उसी ये में भी यादव निकले, बहुत सी जातियां निकली। एक जादौन क्षत्रिय भी उसमें है, जो करौली के जिससे अभी महाराजा हैं, और भी हरियाणा में कुछ लोग। तो वो जदुवंश में ही वो ये सब आगे बढ़े, और टाइम टू टाइम लोग फिर वापस भी आए। तो ईरान में 6ठी शताब्दी ये ईस्वी में माँ दुर्गा का एक कांस्य प्रतिमा, अच्छा, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर मिला। तो इस्लाम के आगमन के पहले ईरान में हिंदू धर्म था। ये सारे देश में हम तो फिर विषय से विषांतर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंधु देश जो है वो एक तरह से इससे मगध का मेन भाग था, बिहार। तो वैसे सिंधु साम्राज्य था जो ईरान तक को कैप्चर करता था, और बहुत दिन तक यूनान और ईरान जो है वो दोनों की एक सभ्यता थी। दोनों देश कभी यूनान के अंदर ईरान रहता था, कभी ईरान के साम्राज्य के अंदर। तो ईरान का संबंध बहुत अच्छा रहता था सिंधु देश तक। और जो सिकंदर आक्रमण किया तो ईरान के लोगों ने उसका प्रतिरोध किया था, और बहुत दिन तक सिंधु प्रदेश तक का लगान कर जो है सो ईरान का जो सम्राट होता था वो उसे लेता था। दारे बाहु कह करके राजा साहब पहलवी के पूर्वज में ही 520 ईस्वी में, ईसा पूर्व 520, जब यहाँ बुद्ध का काल रहा होगा, दारे बाहु कह करके वहाँ का सम्राट थे, हिंदू थे वो। और राजा साहब पहलवी ने अपने पैलेस में जो अनुष्ठान किया था, हमने जो कहा 1967 में, तो भारत से भी हिंदुस्तान और धर्मजों की मैगजीन उसमें निकलता था। मैं उसमें बीएससी का विद्यार्थी था। तो जी मैं शालिद सिंह जी, मैं आपसे एक विनती करता हूं कि इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में कर दें, क्योंकि आगे भी हमारा जो वक्ता है वो करना चाहता है। तो मैं प्लीज, मैंने कहा कि आप इसको हाँ, अदर वे में नहीं लें, क्योंकि क्या है कि जाहिर पर हमारे गोपाल जी भाई साहब, अध्यक्ष हमारे पवार साहब, वो भी है। तो मैंने कहा सर इसको थोड़ा संक्षिप्त में आपका नो डाउट बहुत। जी मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी बात को। तो मैं ये कह रहा था कि सिंध बहुत दिन तक जो है यूनान और ईरान के भी अधिकार में रहा है, कुछ दिन तक विगति में अपना। तो इसलिए उनका बार बार उन लोगों का रहता था कि वो सिंध हमारा है, और इसी क्रम में वो सिकंदर भी आया था। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जिस आगे आप बहुत अच्छा। दीक्षिका जी कंटिन्यू प्लीज, बुला लें आप ललित जी। आपका म्यूट है दीक्षिका जी, इसको खोलें, आपका म्यूट आ रहा है, म्यूट। आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। मैं आदरणीय गोपाल कृष्ण शर्मा को आमंत्रित करती हूँ अपने उद्बोधन के लिए। हमारे बीच में विशेष अतिथि के तौर पर गोपाल कृष्ण शर्मा जी हैं। आप मेवाड़ के एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, आप प्रोफेसर जीएल मनेरिया के समकक्ष इतिहास के एमए साथ में किया हुआ है, और साथ में मैं मेवाड़नाथ भगवान एकलिंग जी से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में आपको विधायक का टिकट मिले और आप मेवाड़ के विधायक बने। यही मैं मेवाड़नाथ भगवान एकलिंग जी से वो करता हूँ। और मैं आग्रह करता हूँ गोपाल जी भाई साहब से कि आप इस दाहिर पर और कोई भी आपका जो वक्तव्य है वो हमारे सभी इतिहासविद, शिक्षाविद, आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में आप अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें प्लीज। नमस्कार साहब, सबसे पहले तो मैं अजात शत्रु साहब का धन्यवाद करूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और हमारे इतने बड़े बड़े इतिहासकारों से मुझे साक्षात्कार कराया। मैं भी एक इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, मैनेरे जी के साथ मैं पढ़ा हूँ और इतिहास को समझा और जाना है। लेकिन मैं पिछले काफी समय से राजनीति से जुड़ा होने के कारण इतिहास से इनसे मेरा संपर्क टूट चुका है। लेकिन हमने पढ़ा है
जो सिंधु घाटी का जो हमारा सब्जेक्ट है, और डॉक्टर दीक्षिका जी ने जिस पर रिसर्च करी है और आज ये सारी संगोष्ठी उन्होंने आयोजन किया, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में सरन साहब भी बैठे हैं, जीडी साहब भी बैठे हैं, और आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और जो जानकारी अभी सरन साहब ने दी हमें कि सिंधु घाटी से हमारा रामायण काल से और महाभारत काल से पूर्व का संबंध है, और हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया और ऐसी जो जगह है वहाँ कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। वहाँ आज भी हम देखें तो हमारे कई ऐसी पुरानी चीजें हमें मिलेगी। हमारे स्तंभ वहाँ मौजूद है, हमारे मंदिर वहाँ मौजूद है। ये संस्कृति हिंदुस्तान की पूरे विश्व में प्राप्त थी, और हिंदुस्तान एक विशाल काय हिमालय से लेके आगे तक सिंधु घाटियां, ये ईरान और इराक और जो आप आज अरब कंट्रीज के नाम से पहचानी जा रही है, ये सारा ही सारा ये हिंदुत्व राष्ट्र था। और जैसा कि अभी बताया था सरन साहब ने कि संस्कृत हमारी मूल भाषा थी, और संस्कृत का जो रूप बदल गया है, उस रूप के बदलने के बाद अभ्रष्ट होने से भाषाएं बदल चुकी है और संस्कृति बदल गई, धर्म बदल गए, लेकिन व्यवस्था वही है। सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे उदयपुर में भी मौजूद है। उदयपुर में हमारा जो आयड़ की सभ्यता कहलाती है वो सिंधु घाटी से लिंक्ड है, और जो सिंधु घाटी में जो अवशेष मिले वो अवशेष यहाँ भी मौजूद है, जिससे हम कह सकते हैं कि हम सिंधु घाटी से जुड़े हुए हैं। यो 600 वर्ष की पुरानी जो हमारी सभ्यता है और उसके पहले की जो हमारी सभ्यता है, वहीं से ये संस्कृति शुरू हुई है। विश्व को एक देन दी है, इतिहास दिया है, वो भारत ने दिया है, हिंदुस्तान ने दिया है। और इस चीज को जानकर मुझे और खुशी हुई कि मुझे इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत कमी महसूस हुई थी, उसको भी मैंने जानकारी की। और अजय साहब का भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूं। मुझे आवश्यक मीटिंग में कभी जाना है, और दीक्षिका जी का भी, और सभी इतिहासकारों का और सभी विद्वानों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम सबों की शुभकामना आपको जी सर, अगले चुनाव के लिए, और हम लोग आएंगे। थैंक यू सर जी, जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत आभार। गोपजी आशीर्वाद अरे मिलन साहब, जी मिलन साहब, जी मिलन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शादन सिंह जी का जो प्लीज कंटिन्यू। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली विषय को, ये संगोष्ठी के विषय से ये समझ में आया कि इस पर तो बहुत ज्यादा अभी भी काम किया जाना बाकी है। मतलब इसको आप जो बात कर रहे हैं उसका अभी लेखन में भी कई तरीके से अभी प्रकाशन बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि अंश हुआ सा है अभी। मतलब अब आपकी बातें समझ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि अच्छा, सिंध हमें सच में लगता है कई बार हमारी जैसी जनरेशन या हम किताबों में जो पढ़ते हैं, हमें यही समझ में आता था कि भाई सिंध कहीं दूर कहीं कुछ है। पर सर की बात से समझ में आया, गोपाल कृष्ण शर्मा साहब की बात से समझ में आया कि ये तो हमारा ही है। मतलब अब भी हमारा ही है, हमारी ही संस्कृति है। तो मैं इसी क्रम में एक बार प्रोफेसर पांडे, ललित पांडे साहब हमारे साथ हैं, मैं एक बार उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार वो आए, माइक ऑन करें। अध्यक्षीय उद्बोधन के पूर्व अगर प्रोफेसर ललित पांडे साहब के 2 शब्द हम सुने। मेरे ख्याल से शायद तकनीकी कारणों की वजह से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। तो मैं हमारे आदरणीय प्रोफेसर भगवान सिंह साहब से निवेदन करूंगी कि अध्यक्ष के उद्बोधन दें। उसके पहले एक जरा मैं सर के बारे में परिचय के तौर पर, जो शुरुआती तकनीकी कारणों की वजह से पूरा नहीं हम समझ पाए थे, मैं इस पर जरा प्रकाश डालूं। हमारी संगोष्ठी के अध्यक्ष प्रोफेसर श्री भगवान सिंह सर का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया ग्राम में, ग्राम टोला फखरू राय में 1946 में हुआ। सर ने हाई स्कूल की शिक्षा 1962 में जय नारायण इंटर कॉलेज वाराणसी, शोभा छपरा टोला फखरू राय से किया। 1964 में इंटरमीडिएट हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज वाराणसी से किया। 1966 में बीए इतिहास विषय से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया। सर ये सर की क्वालिफिकेशन आप
मैं इस चीज पर और ध्यान दिलाऊंगी कि सर का डबल एमए है 1968 में, 1970 में। इतिहास और समाजशास्त्र 2 विषयों के साथ सर ने काशी विद्यापीठ से एमए किया है। पीएचडी 1977 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी से की है। प्रोफेसर भगवान सिंह सर की प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व एवं कला के अध्ययन, लेखन, पर्यटन तथा संग्रहालय दर्शन के अलावा सामाजिक कार्यों और कृषि में विशेष रुचि है। सर की प्रमुख कृतियों में 1972 की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जीवनी विशेष रूप से सर्वमान्य अच्छा ग्रंथ माना जाता है। गुप्तकालीन हिंदू देव प्रतिमाएं, जो कि 2 भागों में है। इसमें सर ने शोध कार्य सर का विलक्षण है। महान योद्धा दानवीर राजा जगदेव और पमार राजवंश पर शोध कार्य भी प्रकाशित है। प्राचीन क्षत्रिय राजवंश पर सर का लेखन है। साथ ही सर के अनेक शोध आलेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। सर का अध्यक्षीय उद्बोधन हमारे लिए सार्थक सिद्ध होगा। मैं सर से निवेदन कर रही हूँ कि अध्यक्षीय उद्बोधन देकर लाभान्वित करें। जी सर। सर आपका माइक, सर आपका माइक, भगवान सिंह साहब से निवेदन है, माइक आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रहे। यस सर, आ रहे। परम आदरणीय मनेरिया साहब, ललित पांडे जी, अजात शत्रु जी, गोपाल कृष्ण शर्मा जी और संचालन करने वाले डॉक्टर दीक्षिता और जिज्ञासु भाई बंधुओं, आज का विषय बहुत ही विस्तृत विषय है। इस पर बहुत ही शोध किया जा सकता है। बहुत से ग्रंथ जो है अरबिक भाषा में है, या जो आपके जो इराक सिंध के इलाके के जो करीब लोग आए, वो लोग अपनी अपनी भाषा में किताबें लेकर के आए। और अभी खुशी की बात यह है कि चर्चनामा, जो सबसे पहले इसको इलियट डाउटसन ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज हिस्टोरियन में इसको एडिट किया और उस पर डाला, और चर्चनामा की अब हिंदी एडिशन भी आ गई है। यह एक बहुत ही स्रोत ग्रंथ है आपके दाहिर के बारे में जानने की। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि दाहिर, राजा दाहिर, ये जो इनका वंश था, इनसे पहले एक सिंध के किनारे, सिंध प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति का अथाह समुद्र था। सिंध के किनारे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तक्षशिला, ये आपका चाहुन जोदाड़ो, सरस्वती नदी, सारी सभ्यता का केंद्र, हमारे महान ऋषियों का क्षेत्र, सरस्वती की नदी किनारे हमारे आचार्य चाणक्य, चंद्रमौल जैसे विशाल सम्राट उसी के खर्च क्षेत्र के देन है। और सिंध हर तरह से संपन्न था। एक तरह से जो विदेशी व्यापारी थे वो अपने वहां भी अड्डा बनाए हुए थे। सिंध के किनारे बहुत छोटी छोटी बस्तियां कई लोगों की थी जो वहां बसी हुई थी। इसलिए सिंध के तरफ ललचाई दृष्टि से विदेशी लोग देखते थे और वहां आते थे, अपना व्यापार करते थे। बस मैं यही सब लोग था। अब मैं विषय पर आ रहा हूँ। राजा क्योंकि बहुत सी बातें कही गई है बनरिया साहब के द्वारा। ये जो राजा दाहिर है, तो राजा दाहिर से पहले एक वहां राय घराना एक आता है, जिसके 4 राजा वहां थे। और 4 राजा में जो ये देवायस है 485 ईस्वी में उन्होंने अपना राय चलाया। और उसके राय सहीरस प्रथम, राय सासी प्रथम, राय सहीरस द्वितीय, ये 622 में इनका देहांत हो जाता है। उसी समय ये तट उनके राज में थे और उनके रानी से, जो विधवा रानी थी, उससे विवाह करके उन्होंने अपना राजसभा संभाला। लेकिन सहीरस द्वितीय का भाई, इसको साहित्य में इसको शूद्रवंशी राजा कहा गया है, क्योंकि ये लोग बौद्ध थे। आपको याद होगा कि बौद्ध घराने में कला के क्षेत्र में मथुरा कला और गंधार कला विश्व प्रसिद्ध 2 कलाएं हैं। तो ये जो बौद्ध लोग थे, ये इनका एक भाई जो चित्तौड़ में था, राय सहीरस की मृत्यु के बाद वो क्लेम किया आ जाता है कि सिंध के किनारे राज स्थापित करने के लिए वो चाहता है कि हमारे भाई का राज था। मृत्यु के बाद ये जो चित्तौड़गढ़ से जाता है, उसका नाम है मेहरत भाई कहा गया है, और वह मौर्य वंशी था। ये याद करने की बात है। ये जो राय घराना है,
जो 137 वर्ष तक चर्च के पहले जो शासन किया है वहां, वो उसको शूद्र कहा गया है, तो मौर्यों को भी शूद्र कहा गया है, इसलिए कि बौद्ध के उपासक थे। इसलिए लेकिन यह मौर्य वंशी जो बाद में साहित्यिक सोच से आता है, जो परमार वंश बात के हैं, वो भी मौर्य वंशी है, आज के संदर्भ में कहा जाता है। इसी से ये जो मेहनत आता है और चर्च जो है उसको राज को संभाल लेते हैं, रानी को अपनी तरफ कर लेते हैं, फिर विधवा रानी से विवाह कर लेते हैं और इसको मेहनत को वहां वो षड्यंत्र के जरिए उसको मार दिया जाता है। ये चचनामा के बातें मैं कह रहा हूँ। हमारा ये सब आज जो स्रोत है वो चचनामा है, उसी के आधार पर मैं सारी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। फिर राय चच ने ये 622 से लेकर के 662 तक ये राज करते हैं। उसके बाद रायचंद उनके भाई थे चच के, उनके लड़के फिर 3 लड़के, 2 लड़के थे, राय सेन और ताहिर, राजा दाहिर, और एक पुत्री भी थी। और यही दाहिर जो राजा है, ये जो अंत में जो आते हैं, इसमें आपके जो खलीफा है, आपके जो अरब कंट्री में, वो अपना दबदबा शामिल करने के लिए एक हजाज को जो गवर्नर नियुक्त करता है खलीफा आपके इराक में, और वह कहता है कि हिंद और सिंध की तरफ नजर रखो और उस पर कैसे आक्रमण किया जाए, कैसे उसको कब्जे में लिया जाए, उसका अधिकार देता है। उसी का एक भाई का लड़का था मीर कासिम, ये 17 साल का लड़का था, लेकिन 17 साल लड़के उसमें यंग था, तो उसको वो अधिकार कहता है कि हमको सिंध पर अधिकार करने के लिए, युद्ध करने के लिए दिया जाए, और जितने खर्च होंगे उस खर्च से मैं दुगना जो है तो आपके खलीफा घराने को लौटाऊंगा, और 5वां हिस्सा भी जो लूट में मिलेगा उसको वहां दूंगा। ये और फिर इसके जो दाहिर की जो आपकी वो आक्रमण कर देता है और देवल पर आता है अपने एक सेना। बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा, बहुत लंबा घंटों हो जाएगा, लेकिन केवल मैं अपने कुछ पॉइंट्स है उसी को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि राजा ये आक्रमण करता है मीर कासिम एक टुकड़ी लेकर के, उस टुकड़ी में उसके इराक के और सीरिया के भी सैनिक आ जाते हैं। ये इराक, सीरिया और मेसोपोटामिया, ये 100 वर्ष के अंदर ये जो मोहम्मद के जो इस्लाम की उत्पत्ति के अंदर ये कंट्रोल कर लेते हैं, और इस्लाम का प्रचार हो जाता है 100 साल के अंदर। फिर उसके अंदर आगे ये आते हैं कि सिंध के तरफ भी इस तरफ के इस्लाम को प्रचार करना है, पर इन लोगों का उद्देश्य लूटना था, धन को लूटते थे। और हमारा ये सिंध का इलाका बहुत ही संपन्न था, सोने की चिड़िया कहा गया है। यहाँ व्यापार के जरिए यहाँ मालामाल था सारा, इसलिए वो लूट के तरफ से जो आते थे, लेकिन फिर बाद में उनका शासन करने का भी वो रूप हो जाता है। और ताहिर सेन अपना एक सेना लेकर के, उसमें 600 घुड़सवार बहुत अच्छे सीरिया के भी हैं, इराक के भी लेकर के वो देवल पर आक्रमण कर देता है, कराची के ऊपर, और वहाँ वो वहाँ कब्जा कर लेता है। और एक बहुत विशाल मंदिर है, उस मंदिर को बहुत ऊंचाई से वो देखता है, लेकिन उस मंदिर में वो फिर वो धराशायी कर देता है। और वहां से जो उसके कुछ बहुत से धन मिले, ये जेवर मिले, बहुत से जो वहां करीब कहा जाता है कि 700 लड़कियां थी, जो हमारी औरतें थी, हमारे खानदान की, उस मंदिर से जो सेंटर से अपना शेल्टर सुरक्षा के लिए अपने को उस मंदिर में रखी हुई थी, वहां से ये अपने कब्जे में ले लेता है, और फिर वो वहां इधर उधर उसको बांट देते हैं, कर देते हैं धन को। और 5वां हिस्सा आपके इराक की तरफ भेजते हैं, और एक हिस्सा जो है वो जज को देते हैं। ये चचनामा के आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ जो भी बात है। इसके बाद वो लेकर के जो ये सिंध की तरफ से आकर के, और ये जो 570 ईस्वी में जो आपका इस्लाम का उत्पत्ति होता है, 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब मर गए, और फिर ये 100 साल के अंदर वो आसपास के क्षेत्रों में ये लोग फैला कर देते हैं, मार काट करके, वो तलवार के बल पर, धन के लालच दे करके, धन से डरा करके, धमका करके ये इस्लाम में परिवर्तित कर देते हैं। और उस समय में भी ये सिंध के किनारे कुछ छोटी छोटी बस्तियां हो गई थी जो इस्लाम दर को स्वीकार कर ली थी, डर के मारे आपके जो है वो लालच में, जिस तरह की बात हो। लेकिन ये जो सिंध के किनारे इन लोगों से बहुत मदद मिला मीर कासिम को, तो जो छोटी छोटी बस्तियां थी वो इस्लाम स्वीकार कर चुकी थी, उससे उसको शेल्टर मिला और उससे बहुत सहयोग मिला उन लोगों को, बाकी जो है दाहिर के राज पर आक्रमण करने के लिए। फिर वो आता है ब्रह्मोबाद में, और वहां भी आक्रमण करता है, धराशायी करता है मंदिर को, वो उसको सूचना देता है। ये सारे पत्राचार है,
ये चचनामा सारा हज और मीर कासिम के बीच में जितने पत्राचार हुए हैं, इसी पत्राचार के रूप में ये पुस्तक लिखी गई है और बहुत ऐतिहासिक इस पे डेट है, हर तरह से उम्र का ख्याल है। और ये सब जो है आक्रमण करके ये इसलिए जो हमारे सिंध के इलाके में आ जाता है, लूटपाट करते हैं। अब बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि वो 710 से शुरू करता है आपके सिंध की तरफ आक्रमण, भारत की तरफ, और 711 तक पहुंच करके वो अपना यहाँ दाहिर के ऊपर केवल पर आक्रमण करता है। फिर वो सिंध नदी को पार करता है। ताहिर जो है सिंध के पश्चिमी इलाके को छोड़ करके पूर्वी इलाके में आ जाते हैं। फिर एक सलाहकार कहता है कि मैंने हम यहाँ से अपने बचाव में आगे चले जाए, लेकिन ताहिर कहते हैं नहीं, हम लड़ेंगे, सामना करेंगे और बहादुरी से अगर मरेंगे तो देश के लिए मरेंगे, जिएंगे तो देश के लिए मरेंगे। ये दाहिर की वीरता की एक बहुत बड़ी प्रशंसा से समय मिलती है, कई जगह मिलती है, इसको भी देखने की जरूरत है। आगे जो है आप जब जाएंगे तो ये जो इनका जो फिर जो मीर कासिम है ये सब कब्जा कर लेता है। फिर जो उनके मुल्तान पर वो 1550 मन सोना 1550 मन सोना को अपने कब्जे में लेता है और करीब 30,000 औरतें और 1 लाख गुलाम को अपने कब्जे में लेता है और उसका 5वां हिस्सा जो है वो आपके खलीफा के पास भेजता है और 1 हिस्सा हज को भेजता है। ये सब चित्रनामा में आप पाएंगे तो डेट इसमें दिया हुआ है। और इसमें इसका जो अंतिम ये होता है कि ये मीर कासिम, लेकिन ये जो एक उल्लेख भी मिलता है कि राजा दाहिर की जो 2 लड़कियां थी, तुरिया देवी और प्रमिला देवी, ये कब्जे करके वहां जो भेज देता है मीर कासिम, लेकिन उसके षड्यंत्र के द्वारा मीर कासिम को भी मारा जाता है। 2 तरह की बातें उसके चित्रनामा मिलती है। एक को फिर जो है वो गलत बात होती है और फिर उसको दंड देता है और घोड़े के पूंछ बांध करके उसको कहीं एक बार आता है दीवार में छुड़ा दिया गया दोनों लड़कियों को और घोड़े के पूंछ पे बांध करके फिर उसको घुमाया गया, मारा गया। फिर ये लेकिन इसके जो हजाज के बहुत से दुश्मन हो गए थे, हजाज के जो आपसी लोग थे, उसके जरिए मीर कासिम भी 20 साल के उम्र में मार दिया गया। 20 साल की उम्र में उसके ही लोगों ने षड्यंत्र करके मारा। लेकिन एक बात जरूर है कि भारत में इस्लाम के प्रवेश होने के द्वार खुल गया और यहाँ से जो लोगों को मिला, जो सिपाही जो सीरिया इराक वगैरह के जो लुटे आए हुए थे, जो उनके सैनिक थे, लश्कर थे, उन लोगों ने बड़ा अत्याचार किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा। वो लिखता है एक पत्र में कि हमने यहाँ कितने लोग जो अपने को नहीं मानते, अपने विचार को उनको काट दिया है, 17 साल के ऊपर के सबको मार काट दिया है और सब लोगों को अपने मत में इस्लाम में परिवर्तन कर दिया गया है और मंदिर को गिरा दिया गया है। वहां जो है हम इसने जो मस्जिद बना दी है उनके मंदिरों को गिरा करके। ये सारी बहुत सी बातें आपको चित्रनामा में मिलेगी, बातें बहुत हैं, लेकिन केवल ये मैं कहना चाहूंगा कि दाहिर पर अध्ययन करने के लिए दाहिर एक बहुत ही प्रतापी, बहुत देश के लिए मरने वाला उसका पुत्र, हालांकि जब दाहिर मरते हैं आपके उसमें उनका एक उसमें जो ये उनके मरने का वो डेट भी आता है कि वो जब ये जो मीर कासिम है इसका जो ये 20 साल की उम्र में ये मारा जाता है और दाहिर का भी उसमें जो उनका ये उनका बने उसमें करीब 30,000, ये डॉक्टर भी कहते हैं कि 30,000 जो ये गुलाम औरतें जो बनाया जो कब्जे में लिया और 1 लाख गुलाम को अपने कब्जे में लिया और ये वहां उसको भेजता है। तो ये सारी चीजें बातें ये तथ्य हैं सब चित्रनामा के आधार लेकर के, इलियट डॉक्टर की हिस्ट्री के लेकर के, अरबी में जो किताबें हैं या एक और किताब है हेनरी उसके कजन की एंटीक्विटीज ऑफ सिंध, उसमें ब्रह्मा की जो मूर्तियां उधर मिलती हैं, जो हमारे हिंदू धर्म से बहुत सी मूर्तियां मिलती हैं, कैसे खंडित किया गया, ये सब ये भी इतिहास वहां मिल जाता है। लेकिन एक बात जरूर है कि सिंध हमारा भारत का प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति का केंद्र था। सारी हमारी उत्पत्ति का, हमारे जो व्यवहार का ये पुरातात्विक महत्व हमको मोहनजोदड़ो हड़प्पा तक्षशिला से ये सब मिल जाता है। इसलिए सिंध को मजबूत करना और दाहिर के हारने का एक और कारण है कि वो जो उसके बहुत ही विरोधी लोग थे वो भी दुश्मन के बाद में मिल गए और आसपास जो छोटी बस्तियां थी उसको दाहिर ने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। वो छोटी बस्तियां वो जल्दी लालच में इस्लाम को स्वीकार कर ली थी और उसके दाहिर को बहुत उसको इनके दुश्मनों को बहुत मदद मिला। लेकिन जब दाहिर मारा गया तो दाहिर जब तक उसका 100 नहीं मिला, मीर कासिम को चैन नहीं था
वो 100 नहीं मिला, खुलवाता रहा। तो इसलिए उसको जब तक दाहिर को 100 को नहीं देखा, उसको विश्वास नहीं हुआ कि दाहिर मारा गया, इसलिए 100 खुलवाने के लिए एक लश्कर को लगाया। फिर बाद में नदी किनारे वो उनके सिर किनारे जो उनका हाथी जो नीचे भाग गया था पानी के अंदर, और वहां मार दिए गए थे, और वहां के उनको सैनिकों ने मिट्टी में गाड़ दिया था। एक जो आदमी लोकल था उसको बहुत लालच किया था मीर कासिम ने, और उसको निकलवाया, और उसके लाश को फिर सरकार करके वो अपने वो खलीफा के पास भेजा। तब उसको निश्चित हो चुका कि दाहिर मारा गया। दाहिर जब तक लाश नहीं मिला था, मीर कासिम भी घबरा गया था, वो भी डरता था कि पता नहीं किस क्षेत्र से दाहिर आ जाएगा। अंत में दाहिर के मरने के बाद उसका जो लड़का था वो भी आपको शासन संभाला, लेकिन वो भी इस्लाम का प्रचार कर दिया था। लेकिन लास्ट में अगले खलीफा ने उसको भी मरवा करके पूरा इस्लाम को प्रचार कर दिया और अपने कब्जे में ले लिया और इस्लाम धर्म चला दिया। इसलिए भारत के उस खंड से भारत में प्रवेश होने का 1112 ईस्वी में आपके जो मारा गया मीर कासिम, और 1112 ईस्वी में हमारे दाई भी मारे गए, तो उसी उस समय से एक द्वार खुल गया इस्लाम का भारत में प्रवेश होने का। जबकि हमारे लोगों ने बहुत ही बहादुर से उसके सामना किया, दाई ने बहादुर से सामना किया, उसके सेना ने किया। वो क्षेत्र छोड़ के कभी भागा नहीं, अपने जनता के साथ था, लड़ता रहा, आखिरी सांस तक लड़ता रहा, लड़कर उसको अपने तरफ जितना हो सकता था बचाने की कोशिश किया। हाँ, ये जरूर है उनके दुश्मन थे, उसके बीच के जो लोग थे, आपस के लोग थे, जो उनके बीच में कुछ भाई बंधु थे, रिश्तेदार के लोग थे, वो भी गद्दारी किए उसको दाई को, और इसलिए वो असफल रहा। और लेकिन फिर भी भारत के इतिहास में दाहिर का सिंध के साथ बहुत ही ऊंचा स्थान रहेगा, ऐसा मेरा सोचना है। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी जो आपके बनरिया साहब हैं, पांडे जी हैं, दीक्षिता जी हैं, या चतुर्भुज जी हैं, ये सब आभारी हैं। हम भगवान सिंह जी पवार साहब आप चालू रखें, क्योंकि बातें बहुत है। अगर विद्वत देती तो 1 घंटे के अंदर मैं सारी चीजें नक्शा दे करके सब ठीक रख पाता। बिल्कुल जल्दीबाजी में बहुत थोड़े संक्षिप्त में आपके सामने मंडे रखा है, इसलिए एक क्वेरी शाहजहां सिंह जी की तरफ से आ रही है। परियार साहब ने उंगली ऊंची करी है, कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो 2 मिनट उनकी बातें सुन लें। सर आप आदेश करवाएं परियार साहब प्लीज। जी, मैं कुछ पूछना नहीं चाहता हूँ। एक मैंने अपने शोध में ये पाया, एक बहुत बड़ा विरोधाभास है फतहनामा में। वो आप सभी विद्वतजन से कहना चाहता हूँ, वो शोध का विषय होगा कि फतहनामा लिखने का काल जो है 93 हिजरी संवत है। 93 हिजरी संवत का 713 ईस्वी आता है। 620 में यदि इस्लाम का उदय आप मानेंगे तो 613 ये 713 ईस्वी आता है। तो और 570 में मोहम्मद का जन्म होता है और 532 में मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। तो वो 100 साल के अंदर इराक, मेसोपोटामिया, सीरिया, यहाँ 100 साल के अंदर ही इन लोगों ने तलवार के बल पर इस्लाम का प्रचार कर दिया था। जी मैं सही कह रहे हैं। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ कि दाहिर सेन ही थे ये जो फतहनामा में आया है, चच के पुत्र, जिनसे 711 में चच के 2 पुत्र हैं, दाहिर सेन और दाहिर छोटे हैं। हाँ जी, दाहिर सेन बड़े हैं, एक पुत्री भी है। जी हम बता रहे हैं। दाहिर सेन के साथ ही मीर कासिम का वो अंतिम वार हुआ, इस पर मुझे संदेह है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए उसके एक मिनट मेरी बात को समाप्त करने दें। उसका कारण क्या है कि 623 ईस्वी में ये दाहिर सेन का, 603 में सुहाद्री राय की मृत्यु होती है, वो सुहासी राय की, और रानी विधवा रानी ने विवाह किया चच से। वो 603 या 604-5 तक के राजा हुए। उनसे जो संतान हुआ वही दाहिर सेन था, जो अब तक की। तो दाहिर सेन क्या 711 ईस्वी तक जीवित था? दाहिर सेन की उम्र उसमें 80 साल रही होगी। तो मैं कह रहा हूँ वो युद्ध तो हुआ, लेकिन हो सकता है कि दाहिर सेन के बाद के कोई हो, नाम का कुछ अंतर। ये शोध का विषय है। मैं ये इसलिए मनरिया साहब को नोट करेंगे और वो
दीक्षिता जी आप देखेंगे एक बहुत बड़ा ये प्रश्न आता है कि 603 में सुहासी राय का मृत्यु हुआ और चर्च से शादी साल 1.5 साल के अंदर तुरंत किया, 6 महीने के अंदर किया, उनको करना पड़ा क्योंकि फिर तो दुश्मनों का आक्रमण शुरू हो गया था। तो 622-23 में चर्च की मृत्यु होती है। चर्च की मृत्यु के पहले दाहिर सेन का जन्म हुआ होगा, तो लगभग 90 साल का उम्र दाहिर सेन का हो नहीं सकता। ये बहुत शोध का विषय है का हिजरी सन 93 हिजरी में वो फतहनामा लिखा गया है। हाँ बिल्कुल जी। इसमें सर आता है जी जी कि दाहिर सेन का जो मृत्यु हुआ है वो बृहस्पतिवार को 10 तारीख था, रमजान महीना था 93 हिजरी, यानी 10 जून 712 ईस्वी। जी जी। तो ये फतहनामा में है। हाँ जी जी हाँ, वही हम फतहनामा को डिस्प्यूट कर रहे हैं। फतहनामा में जो आया है वो कहाँ तक सत्य है उस पर ये शोध का विषय है। लेकिन इसमें डेट दिया हुआ है सबका, कितने उम्र का है। राय चर्च का जो है 622 से लेकर के 662 तक शासन किया। फिर वो अपने भाई को शासन देता है चर्च, जो रायचंद उसका भाई था, वो 662 से लेकर 670 तक, और फिर राय दाहर 670 से लेकर के 771 तक अलवर में केंद्रीय गद्दी पर बैठा। फिर राय देवराज, ये देवराज जो है ये उसका जो भतीजा था, वो चंद्र का जो पुत्र 770 से लेकर 711 तक बैठा। फिर राय दाहर सेन, ये राय चर्च का ज्येष्ठ पुत्र था, ये 671 से आपके 607 तक था, 701 तक। और फिर ये जो दाहर थे, ये जो आपके हैं ये 712 10 जून में इनकी देहांत हो जाती है। ये चक्रनामा में है। तो या तो वो चर्च के पुत्र नहीं थे। दीक्षिका भी कुछ कहना चाह रही है सर, 2 मिनट दीक्षिका प्लीज। जी कैरी ऑन। मैं ये चीज कह रही थी, प्रोफेसर भगवान साहब जो बता रहे हैं वो बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी है, समझ में आ रही है कि फतहनामा में ये लिखा हुआ है। पर सर जो बता रहे हैं वो एक्चुअल में वो शोध का विषय है कि क्या फतहनामा सही लिखी हुई है। मतलब बात तो इस पर चल रही है कि आप दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं। और ये जब मैं सिंध पर काम कर रही थी, मतलब मैं तो खैर अभी भी काम कर रही हूँ, उसमें मुझे ये चीज समझ में आई कि 80 वर्ष से ऊपर की आयु है दाहिर सेन की, पर इसके कोई अन्य प्रमाण हमें नहीं मिलते, हमें कुछ और चीजें नहीं मिलती। तो आपकी बात ठीक है, मतलब हम अभी शोध का विषय है। जी शोध का चीज। इसका एक इलियट राउथर ने जो वॉल्यूम 8वां है, उसमें भी वो बहुत टिप्पणी के साथ उसने इस पर उसको भी देखने की जरूरत है। और बाकी उस समय के कंटेम्प्रेरी जो और साहित्य हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ सिंध है, या जो बहुत से अरबी में ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को भी देख करके सही है, तो रिसर्च का विषय है। लेकिन जो चर्चनामा में ये एकदम डेट और उम्र के साथ ये वर्णन मिलता है, वही मैंने रखा है। नाम का अंतर हो सकता है। एक चीज मेरी तरफ से भी, हाँ प्लीज परियार साहब प्लीज आप कंटिन्यू अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने डॉक्टर भगवान सिंह साहब ने जो भी फतहनामा में है वो उन्होंने कहा, सही कहा। लेकिन जब चर्च और दाहिर सेन के बीच में बहुत से राजा सिंध में हो चुके थे, तो फिर चर्च से विवाह करने की जरूरत वो चर्च के इम नहीं थे, तो विवाह करने की सुहादरी को जरूरत नहीं पड़ती, और वो विवाह डिस्प्यूटेड नहीं है, वो सही है। तो मेरा ये कहना था कि नाम का कोई अंतर हो सकता है, दाहिर सेन हो सकता है उसमें पहले हो चुके हों और उसमें कोई राजा दूसरा था, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो विदेशी था। उसने जो अरबी में लिखा फतहनामा अरबी भाषा में लिखा गया, अरबी से फारसी में लिखा गया, फारसी से हिंदी में अनुवाद 1900 में हुआ, 1906 में फिर जा करके इंग्लिश अनुवाद हुआ। जी एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि चर्चनामा में ये वर्णन मिलता है कि जो राय साहसी द्वितीय हैं, जिनके राज में ये उनके राज को देखते थे चर्च जो ब्राह्मण सारे मंत्री वही देखते थे, और उनके मृत्यु को उनको छिपाया गया, उनके मृत्यु को महीनों छिपा के रखा गया। रानी ने उनको घोषणा नहीं किया कि राजा मर गए हैं, तो महीनों उनके लाश को अंदर रखा गया। और ये रानी जो है फिर बीच में जब जानकारी हो जाता है इसके राय साहसी द्वितीय के भाई, तो चित्तौड़ में जो मेहरत जो मौर्य वंश का है, वो तुरंत मृत्यु के बाद वो आता है
कि सिंध के राज हम अपने हाथ में ले लेंगे क्योंकि हमारे भाई का राज था, लेकिन जी। उसको भी षड्यंत्र के जरिए छत्र ने घोड़े से उतार करके कि हम ब्राह्मण हैं और नीचे आओ, तो खैर वो कई बातें हैं उसमें आप देखेंगे, तो उसको मार दिया जाता है। और फिर वो छत्र जो है वो रानी कहती है कि अब हम विधवा हैं, कोई हमारा देखभाल करने वाला नहीं है, इसलिए आप सारे लोग हमको इजाजत दें कि हम छत्र से विवाह करें। तो फिर ये उसमें फिर वर्णन आता है हाँ जी। चचनामा में, फिर विवाह करता है और उस विवाह से उसको दो बच्चे हुए। दाहिर सेन बड़ा लड़का था और ये दाहिर थे, ये छोटे थे, और एक पुत्री का भी वर्णन आता है, मिलता है। तो ये तीनों, ये ठीक है, ये तो सब आपको और भी कंटेम्पोररी सोर्सेज देखने की जरूरत हाँ है, जी। लेकिन जो ये चकनामा में है, जो तत्कालीन ऐतिहासिक स्रोत हमको मिलते हैं, ठीक है। और चकनामा को एल्फिंस्टन ने भी इसको ऐतिहासिक ग्रंथ माना है, बहुत से अंग्रेजों ने भी इसको ऐतिहासिक ग्रंथ माना है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो उसमें डेट वाइज, उम्र वाइज सारी चीजों का वर्णन मिलता है। आज उसका हिंदी एडिशन भी आ गया है, कोई तनेजा ने किया है और लाल कृष्ण अडवाणी ने उसका लोकार्पण किया उस चकनामा का, तो वो भी देखने की जरूरत है। और भी कंटेम्पोररी जो साहित्य है उसको भी देखिए। और अभी हम चाहेंगे कि डॉक्टर दीक्षिता एक दाहिर सेन के ऊपर इन सब चीजों को सम्मिलित करते हाँ, हुए जी, जी। एक पुस्तक उनके ऊपर आए। हाँ, जी हाँ। जी, ये ताकि शोध लोग का जान विषय है, सकें, इन ये सारी चीजों शोध को का वर्णन विषय करते हुए। मेरा कहना ये और- था। जी जी, वास्तव में जी। चचनामा के बारे में भारतीय शास्त्रों में वर्णन पहले नहीं आ सका। ये नहीं। सब चचनामा का फारसी अनुवाद 1200 ईस्वी में हुआ, 713 में वो लिखा गया अरबी में, और फिर जी, जी। 1900 ईस्वी में 700 हाँ, साल के बाद अंग्रेजी, 1900 ईस्वी अंग्रेजी अंग्रेजी अनुवाद हुआ। हुआ, और फिर हाँ, 1906 में हिंदी अनुवाद हुआ। जब हिंदी अनुवाद हुआ तब जनरल लोगों ने फतेहनामा के बारे में लेकिन उसमें फिर इलियट डाउटसन ने अपना हिस्ट्री ऑफ इंडिया टोल्ड बाय हिस्टोरियन में इसका पूरा अनुवाद किया है, जी जी और उसको हिस्टोरिकल मान करके उसको भी देखने की जरूरत है। जी। इलियट डाउटसन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय हिस्टोरियन बहुत ही ऐतिहासिक एक प्रमाणिक पुस्तक मानी जी, जाती है। जी। तो उसमें भी सब चीजों को देख करके और इन सब कंटेम्पोररी को देख करके बहुत सी चीजें हैं, और उसके आधार बना करके एक दाहिर के ऊपर अच्छी किताबें आ सकती है, और वो उसको मिला करके एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस्लामोदय 620 में हुआ, 622 से वो लोग इंडिया की तरफ आना शुरू किया, और 15वां आक्रमण था दाहिर सेन पर 713 का, और 14 आक्रमण वो हार चुका था, 14 बार वो हार चुका था। बिल्कुल, जी। वो थाने पर आक्रमण किया था, गुजरात पर आक्रमण, भूज पर आक्रमण किया था, और वहां के चालुक्यों ने मार भगाया था मुसलमानों को। जी जी ये भी वर्णन मिलता है 644-45 पहले भी, बड़े दाहिर सेन के पहले भी ये वर्णन मिलता है कि कैसे उन लोगों ने नाव के जरिए बड़े आपके जो थाने पे आक्रमण किया, भूज पर आक्रमण किया, लेकिन चालुक्य के नेविगेशन इतना मजबूत था कि चालुक्य ने उनको मार भगाया। और चालुक्य बहुत बड़े सम्राट, बड़े बहादुर राजा थे, किसी वगैरह आपने नाम लिया ही, तो इसलिए वो भी देख करके उसके पहले सब परास्त हो गए। हाँ, मीर कासिम ये जो 710 में चलता है, और 711 में वो हमारे यहाँ वो द्वार खोल देता है सिंध की तरफ से भारत में प्रवेश होने का। ये बात ऐतिहासिक रूप से देखा जाता है। जी जी जी, ठीक। एक मैं ये चीज कह रही थी कि चूंकि भगवान सिंह साहब नाम लिए कि अन्य फारसी जो अरेबिक ग्रंथ हैं, जो समकालीन अरेबिक ग्रंथ हैं, तो उन विषयों, उन पुस्तकों या उन रेफरेंसेस का सोर्स अगर हमें कुछ बताएं, तो ये जज साहब की बात ठीक है कि शोध का विषय है, और शोध का विषय तो है ही है, अभी इस चित्र पर काम जी। होना ही है। तो अगर कुछ समकालीन अरेबिक समकालीन स्तोत्र के बारे में अगर जानकारी दे सकें अभी या बाद में कभी भी, तो आपको सहयोग मिलेगा इस विषय पर काम करने में। ये आप जो अभी जो छछराबा का एडिशन आया है, अभी 4-5 साल पहले जो लाल कृष्ण अडवाणी ने एडिट किया है, उसको लोकार्पण किया, उसमें बहुत से ऐतिहासिक ग्रंथों का नाम दिया गया है। उसके भूमिका को थोड़ा देखिए। सर अरेबिक, हाँ, अरबी चचनामा के बाद शाहनामा को देखा जा सकता है। शाहनामा में जो कुछ भी मिल किताबें सकता है। हैं, वो बहुत सी किताबें उर्दू में भी हैं, तो जो पर्शियन उसको देख करके उस भूमिका में कई लोगों ने लिखा है, तो उसको भी देखने की जरूरत है। और इलियट डाउटसन ने भी बहुत फुटनोट लिखा है, तो इसलिए इलियट डाउटसन को भी देखा जाए। और इन जो ये चकनामा का जो अभी जो हिंदी एडिशन में आया है, जो लाल कृष्ण अडवाणी ने उसको लोकार्पण किया है, उसमें भूमिका में भी बहुत से किताबों का नाम आया है, उसको भी देखा जाए। कि जैसा आपका कहना बिल्कुल सही है, इन सब चीजों को देखते हुए हम ऐतिहासिक कोई निर्णय पर पहुंच सकते हैं।
सर मेरा एक निवेदन है कि मेरे पास अबुल फजल का आईने अकबरी का वॉल्यूम नंबर 3 पड़ा हुआ है। जी वॉल्यूम नंबर 3 आईने अकबरी में अबुल फजल ने सुबह लाहौर में उसने बहुत अच्छा लिखा है। और 1572 में अकबर ने 1572 में सिंध पर अधिकार किया था, आपको पता ही है। तो मेरा निवेदन आपसे ये कि चर्चनामा जो लिखा गया है वो अरबी हो, फारसी हो, अंग्रेजी हो, बहुत बार बार अनुवाद होता है। इन्हें डॉक्टर को मैंने पढ़ा, बहुत पहले मैंने इन्हें डॉक्टर को पढ़ा है। मैंने हिंदी में भी अभी चर्चनामा पढ़ा, फरमाया है, आई हैव रेड दिस। अंग्रेजी में मैंने पढ़ा तो मुझे लगता है कि आप सही करें, दस्ताब भी सही है और डॉक्टर भगवान सिंह भी सही है। और दीक्षित ने सही कहा कि वास्तव में दिस इज सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। नरवल अबुल फजल ने बहुत मेहनत से परिश्रम के आईने अकबरी वॉल्यूम 3 लिखा है। आईने अकबरी के जो वॉल्यूम्स है वो मैं उनको ऑथेंटिक यूँ मानता हूँ कि अगला में बैठकर के अबुल फजल जो काम कर रहा है वो वही काम कर रहा है जो जज साहब कई फैसले देते हैं, मिसले देते हैं, रिकॉर्ड देते हैं। तो मैं समझता हूँ अबुल फजल से भी अपने आप में प्रामाणिक ग्रंथ माना जाना चाहिए। चाहे वो आप देखिए तहकीक हिंद हो, चाहे अलबरूनी की तहकीक हिंद हो, चाहे अबुल फजल हो, और चाहे वो एडिट डॉसन हो, तो हर एक सोर्सेज को देखना पड़ेगा। आप जानते हैं हिस्ट्री इज नो डाउट इट्स जजमेंट। इतिहास एक अपना आप में फैसला है। इब्न खल्दून ने भी स्वयं लिखा है। इब्न खल्दून ने 13वीं शताब्दी में इतिहास के बारे में सही लिखा कि हिस्ट्री इज नथिंग बट इज द जजमेंट। ये फैसला है, तो कोई भी राइट और रॉन्ग नहीं हो सकता। कोई भी जज अंतिम फैसला नहीं करता, लगता है मेरी दृष्टि में ये सही है। तो मैं भगवान सिंह साहब का और जज साहब के प्रति आभारी हूँ कि आपने बहुत ही ओजस्वी ढंग से आज हमारे संगोष्ठी को, ग्लोबल सी फोरम को आपने कहना चाहिए 4 लगा दे। मैं दोनों विद्वानों का बहुत तहे दिल से व्यक्तिगत रूप से मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। लेकिन मैं दोनों आभार व्यक्त करने से पहले मेरे मन में था कि मैं सारंगधर सिंह जी परिहार को, और मैं परमार साहब, परमार और परिहार दोनों हमारे राजस्थान की संस्कृति जुड़े हैं। इसलिए बहुत सौभाग्य की बात हमारे लिए कि हम सिंध की बात कर रहे हैं, तो वो सिंध और सिंध और सिंध हो। और सबसे बड़ा बात है आज आप दोनों ने वास्तव में जिस तरह गुड पोस्टमार्टम किया है तथ्यों का, सब्जेक्ट का, विषय का, ये बहुत आनंद की बात है। हालांकि युवा विद्यार्थी, ये शोधार्थी दक्षिता ने काम किया, रिसर्च कर रही है, इसकी किताब की भूमिका मैं चाहूँगा कि जब आज भविष्य में किताब छपे सेकेंड वॉल्यूम, तो आप दोनों के 2 शब्द लिखवाएगी तो पुस्तक प्रामाणिक हो जाएगी, उसमें छोटी मोटी कमियां पूरी हो जाएगी। थैंक्स सर। मेनारे साहब, दीक्षिका मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ, एक शब्द मैं बोलना चाहता हूँ। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट हमको ये सूचना मिली कि ये जो राय सासी द्वितीय है, जिसके राज दरबार में चच थे, बाद में उनके ये राय सासी के पत्नी से विवाह कर लेते हैं, वो शूद्र नहीं है। उनके भाई को जो चित्तौड़ में राज कर रहे थे वो मौर्य वंशी परमार हैं। तो अगर भाई परमार मौर्य वंशी है तो वो उनका भाई दाई, वो जो ये सासी है वो शूद्र कैसे हो सकता है? ये जो लोगों ने मौर्यों को शूद्र लिखा है, इसलिए उसको शूद्र कर दिया राजा को, लेकिन उसका भाई जो चित्तौड़ में शासन कर रहा था वो मौर्य वंशी है। ये चर्चनामा में है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमको मिली है, इसलिए मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच में बहुत सारे विद्वान इस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं, जिसमें मेवाड़ की ऐसी धरोहर हमारे बीच में है। प्रोफेसर परमेंद्र जी दशुरा, जो मंगला यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर है, प्रताप गौरव केंद्र के आप अध्यक्ष हैं, आप संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी हैं, वो भी हमारे बीच में। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरी कॉन्फ्रेंस सुनी। उसके अलावा जितने भी विद्वान हैं, कोई भी क्वेरी अगर है, क्योंकि आज हमारे बीच में 2 एसेट्स बैठे हैं, शागन सिंह जी पवार साहब और भगवान सिंह जी पवार साहब। अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो वो उनसे पूछ सकते हैं, जो भी शिक्षाविद विद्वान इस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं। तो दोनों आज हमारे जो जज बैठे हैं, भगवान सिंह जी पवार साहब को भी आज मैं जज मानूंगा, परिहार साहब जैसे, क्योंकि क्या है कि दोनों विद्वान व्यक्ति के बीच में अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं किसी को। मैं एक छोटी सी चीज मैं शेयर करना चाहूंगी कि ये किताब है, इसमें सिंध का इतिहास है, और सिंध मैंने जो लिखा है वो मैंने पतानामा के आधार पे लिखा है, सिंध मतलब इस पर्टिकुलर इस समय का जो इतिहास है। और बाकी ये है कि कई सारे शोध के विषय हैं
और ये बात यूं समझ में आती है, संगोष्ठी की महत्ता इस बात से समझ में आती है कि हम चाहे भारतीय समाज की जड़ें कहें, हम चाहे हिंदुत्व की भी जड़ें कहें, हम चाहे प्राचीन इतिहास का केंद्र कहें, सिंध तो था ही ना। मतलब हम सिंध से हटकर बात करते जी ही जी नहीं है। बिल्कुल। और ये अत्यधिक गौरव का विषय है। ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। आप ये सोचिए कि आपके पास जो जानकारी है वो मुझे बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली। मतलब ये है कि आज ये संगोष्ठी रखने पर समझ में आया कि ये कितनी मूल्यवान वार्ता हो रही है हमारे बीच। मतलब ये देखिए कि इस पर काम करना जरूरी है। हमारे हिंदुत्व की जड़ें हैं, हमारे हमारे भारतीय समाज की जड़ें हैं वहां पर, और उसको हम नकार के हम आगे कहाँ बढ़ सकते हैं सिर्फ इसलिए कि भौगोलिक दृष्टि से वो अभी हमारे साथ नहीं है। और भौगोलिक दृष्टि से भी क्या, मतलब मैं चलते चलते एक लाइन में अपनी पीड़ा भी एक बताती चलूं। जनरली ये कहा जाता है कि 1947 में जिसको वहां जो लोग रह रहे थे उन्हें ये कहा गया कि या तो वो सनातन धर्म माने और या तो मृत्यु स्वीकार करें। ये इस्लाम, मतलब ये था, उनके पास कोई चारा ही नहीं था। मैं मेरे फोर फादर्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की खातिर, मतलब बगैर कुछ हाथों में लिए हुए। मेरे जो परदादा थे वहाँ राजा थे, उन्होंने छोड़ छाड़ के खाली हाथ भारत में आए। और अभी परसों जो चीज नोटिस में आई है कि यहाँ जयपुर में ही भरे मंच से ये कहा गया कि पाकिस्तान से भागकर आए वे लोग। अब आप ये समझिए कि कितनी पीड़ादायक शब्द हैं कि जो सनातन धर्म और संस्कृति की पालना के लिए जिन्होंने अपने घरों को छोड़ा। मतलब मैंने तो ये हमारे परिवारों में देखा कि बुआ जो थी वो रास्ते में, चूंकि वहां से जब आ रहे थे तो मेरे जो परदादा थे उन्होंने लोगों को, दूसरे लोगों को, क्योंकि उन्होंने मॉरली अपना कर्तव्य माना कि पहले वहां दूसरे लोगों को निकलने दें, तो उन्होंने औरों को भेजा। तो उन्हें आते आते लेट हो गई, तब तक दंगे भड़क चुके थे वहां पर। और मेरी बुआ को खोया है हमने जस्ट बिकॉज इन सारी चीजों में। अब आप ये सोचिए कि ऐसे हालातों में ये कहा जाए कि पाकिस्तान से भागकर आने वाले लोग, तो ये अपने अपने पीड़ा तो देते ही है। और खैर मैं, क्योंकि ये मंच नहीं है, पर ये है कि कई सारी चीजें मूल्यवान है। मतलब आपकी बातें सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा प्राचीन इतिहास जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति की जड़ें भी तो वही हैं। तो और ये तो आज चलिए हमने पाकिस्तान का हिस्सा है, पर यहाँ पर भी मांग की जा सकती है भविष्य में कि चूंकि वहां पर दिक्कत है तो हम वापस जिस तरीके से भारत के टुकड़े हुए उस तरीके से भारत जुड़ भी तो सकता है। मतलब ये भी प्रश्न है, ये भी बात है। तो भविष्य में रास्ते खुले हैं। जी सर मैनेरिया साहब। जी सर। डॉक्टर दीक्षिता जी ने जो पीड़ा व्यक्ति है, इस पीड़ा के साथ मैं नहीं, हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोग आपके साथ है। तो ये कुछ तथाकथित जो लोग हैं, किसी भी धर्म जाति के हो, लेकिन हम सब, हमारा जो देश हिंद और सिंध एक रहा है। जैसा आपने फरमाया, डॉक्टर भगवान सिंह ने फरमाया, और सारे वक्ताओं ने एक ही दृष्टि से देखा। हमने यहाँ कोई आर नॉट बायस, इतिहास का कभी बायस नहीं होता। अब मैं जानता हूँ, आप सब जानते हैं, चाहे महाभारत का अच्छा एग्जाम्पल दिया, जैसा आपने कहा सुदर्शन। अब वास्तव में हमारे देश के ऐसे महान योद्धा भी हुए हैं। मेवाड़ का गौरव और सिंध का गौरव में कोई फर्क नहीं। मैं एक लाइन में कहूंगा कि मेवाड़ का जो अतीत है, 1,500 साल का अतीत का गौरवपूर्ण इतिहास है, वही सिंध का गौरवपूर्ण इतिहास है। यही मेरी एक अंतिम जो मैसेज, मेरी भावना है, मैं करता हूँ। तो बेटा दीक्षिता, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि भागते हैं। यूं कहे तो जज साहब का कोई आदि लोग बाहर से विदेश से नहीं आए। आपको याद हो, हिंदुस्तान में बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, डॉक्टर शंकरानंद जी, आप दोनों विद्वान जानते हैं। डॉक्टर शंकरानंद जी हिंदुस्तान में बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, राजस्थान गवर्नर भी हैं। उन्होंने बहुत बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, आर्यों का देश भारत। जब मैं कॉलेज का विद्यार्थी था तो मैंने आर्यों का देश भारत पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गई कि वास्तव में दयानंद सरस्वती तो काफी विद्वान थे, साहित्यकार, दार्शनिक थे, लेकिन महर्षि दयानंद की भावना ही नहीं, बल्कि अब तो पुरातत्व साक्ष्यों से क्लियर हो गया कि आर्य लोग विदेश से नहीं आए। आर्यों की भूमि यही है, सिंध और हिंद। ये पूरा जो सिंधु संस्कृति है, चाहे सीरिया हो, जैसा भगवान सिंह साहब ने कहा, जैसा हमने कहा ईरान, इराक और सीरिया, दिस वाज पार्ट ऑफ इंडिया। बाकी कैसा है,
आप अगर बात करें दारी लोग भी बात करें, यूं कहो कि हम वहां तक है, इवन अरेबिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये हम लोग इतिहास के लोग यूं कहेंगे तो दुख होगा। बिकॉज यू आर हिस्टोरियन, सो यू शुड नॉट फील डिमोरलाइज। ओके, आई एम वेरी हैप्पी। हम सबको दुख है कि आपने एक अच्छा काम किया। आपकी पुस्तक अपने आप में एक दस्तावेज है, ये समझता मोन्यूमेंटल वर्क है। मैं चाहूंगा कि जैसा आपसे भगवान सिंह साहब से एक पुस्तक के जब 26 वॉल्यूम, तो आप इनसे संदेश लीजिए। बहुत अच्छा आपका काम अच्छे से गुजारा। थैंक्स, भले शुभकामना। मैं आभार बहुत छोटा शब्द रहेगा, बहुत मूल्यवान बातें हैं आपकी, और ये इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि बहुत कम लोगों को ज्ञान है इस तरीके का। मतलब हम प्रोफेसर भगवान साहब फिर कहेंगे, सोचेंगे कि पर गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलेगी, मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, हमें कुछ चीजें समझ में आती हैं। पर आप जो जानकारी दिए हैं, वो आभार शब्द भी बहुत छोटा है। मतलब आप जो चीजें शेयर कर रहे हैं, तो मैं मैनेरिया साहब से एक निवेदन करूंगी कि भविष्य में भी अगर मतलब हम कुछ और भी आगे, ये समापन नहीं हो रहा, ये एक शुरुआत के तौर पर ली है। बिगिनिंग, बहुत बिगिनिंग सही कहा। तो फर्स्ट ये प्रथम अध्याय हमारे लिए बहुत कुछ है बात। जी जी, या थोड़ा मैं धन्यवाद दूं उससे पहले मैं जो भी हमारे जो व्यूअर्स हैं जो अभी हमको सुन रहे हैं, उन सबसे आग्रह है कि कोई भी अगर क्वेरी हो तो 2 एसेट्स हमारे बीच में विराजमान हैं, और उनसे कुछ भी अगर क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। 2 या 3 मिनट का समय है आपके पास, उसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। किसी को भी कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर परमेंद्र दशोरा जैसा व्यक्तित्व, मेवाड़ का ऐसा धरोहर हमारे बीच में है, तो वो कुछ अगर पूछना चाहे तो पूछे। नहीं, मुझे पूछने का कुछ नहीं, मैं तो ज्ञानवर्धन कर रहा हूँ। इस संपूर्ण चर्चा के अंदर राजा दाहिर से संबंधित कई पक्ष नहीं आ पाए, हाँ, उसका मुझे थोड़ा सा चिंता है, विशेषकर उनकी पुत्रियों के बारे में जो आदर्श बन करके हमारे समाज की महिला शक्ति को एक नेतृत्व दे सकती है। राजा दाहिर के संबंध में उनका जो चिंतन, जिस चिंतन ने उनको सदैव देश और इस समाज और इसकी व्यवस्थाओं के लिए सदैव सजग रखा, हम इस विषय को भूल करके इतिहास के दाव पेंच में उलझ करके तर्क और वितर्क के रास्ते पे आगे बढ़ने की अपेक्षा मुझे लगता है कि हमें हमारे देश को सामने रखते हुए भविष्य की और कैसे देश का निर्माण करें, उससे इतिहास से क्या शिक्षा लें, इस विषय पे हम थोड़ा सा चिंतन करें और हमारा विचार मंथन इस दिशा में जाए तो उपयोगी होगा। हमारी अधिकांश चर्चा शोधार्थियों के उपयोगी की थी, वह मेरे जैसे अबोध व्यक्तियों के लिए नहीं थी, क्योंकि मैं जानना चाहता था दाहिर कौन, दाहिर का क्या कंट्रीब्यूशन, उसके परिवार ने क्या किया, वो कैसे सर्वाइव किया समाज के लिए, और जिस संस्कृति के उत्थान के लिए, जिसके रक्षण के लिए उसने पूरा अपने आप का सर्वस्व बलिदान किया, परिवार का बलिदान किया, वो हम समझ में नहीं आया मुझे। नहीं, इतना सा खेद है। बाकी बहुत ही सुंदर, बहुत विवेकपूर्ण, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, इसका मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे इस बात का दुख है कि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा। अगर इतिहास का विद्यार्थी होता तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे दीदी को मिल रहा है। मुझे इतना ही कहना है। एक शब्द बोलना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा विषय रखा। ये जो दाहिर की एक रानी थी, जब राजा दाहिर हार जाते हैं और उसको सूचना मिलता है कि राजा दाहिर मारे गए हैं, वो एक टुकड़ी तैयार की, औरतों का एक टुकड़ी, एक सेना तैयार की दुश्मन से लड़ने के लिए, और वो लड़ने की तैयारी लड़ती है, लेकिन लास्ट में जब समझती है कि हमारी हार होगी तो वो जौहर कर लेती है। ये बहादुरी है दाहिर के। और 2 उसकी जो पुत्रियां हैं दाहिर की, सूर्या देवी और प्रमिला देवी, वो आपको पता है कि कैसे काशी ने भेजा था उसके आपके अरब कंट्री में उसके राजा के पास। नहीं आदरणीय, मुझे इतना ही कहना है कि हम समाज में उनको स्थापित तो करें, समाज को याद ही जानता ही नहीं उनके बारे में। इन संगोष्ठियों का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम समाज में उनको स्थापित करके उनको प्रेरणा पुंज बना के स्थापित करें।
बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन समय के कम के कारण मैंने बहुत सी बातें नहीं कही है, वो केवल संक्षिप्त में दे करके समय के अनुसार मैंने थोड़े में बहुत सी बातें रखी, नहीं तो उनकी जो लड़कियां दोनों इतनी अभिनंदनीय, बहुत बढ़िया कहा आपने, पर तो ये कई बातें मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो आवश्यक था वो नहीं मिला मुझे बस। हाँ नेक्स्ट ईयर में उसको रखा जाए, नेक्स्ट ईयर में। दशरथ साहब की बात बिल्कुल ही ठीक यूं प्रतीत होती है, समझ में आता है। शायद समय की भी मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत रही होगी, पृष्ठभूमि की वो रही, पर आपकी बात बिल्कुल सही है। मतलब ये पीड़ा में मेरी एक और पीड़ा भी है। मतलब हम कईयों के बारे में बात करते हैं, पर हम सूर्यमल के बारे में बात नहीं करते। आप मलेरिया साहब अगर आदेश देंगे और सहयोग करेंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम बहुत कंसाइज वे में एक बार सही सिस्टमेटिक तरीके से एक बार और ये विषय सीमित करते हुए और सूर्यमल और परिमल पर अगर बात करेंगे और महिला शक्ति को उनको सम्मान और अधिक दिलाए, प्रेरणा स्त्रोत्र के तौर पर हम उन्हें सही तरीके से बात करें, तो ये थोड़ा सा उनसे भी निवेदन रहेगा वो अनुमति दें। और दशरथ साहब बात बहुत ठीक है आपकी। मतलब हम कईयों की जौहर के बारे में बात करते हैं, हम बहुत बातें करते हैं, पर बेस बात नहीं करते। हमारी किताबों में तक में ये सारी चीजें नहीं होती। तो पर मेरे साहब इजाजत देंगे तो हम जल्दी दूसरा कुछ शेयर करते हैं। शत्रु साहब, अजय शत्रु साहब, डॉक्टर मैं लाइन में हूँ। मैं इस कॉन्फ्रेंस में पधारे हुए सभी हमारे जो गणमान्य अतिथि हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस संगोष्ठी को सफल बनाने में हमारे व्यूअर्स को, हमारे जो शोधार्थी हैं उनको निश्चित ही एक प्रेरणा मिलेंगी और एक नया राह खुला है जिससे कि शोधार्थी इस विषय पर और शोध करने के लिए वो रहेंगे। हमारे बीच में बहुत सारे मेवाड़ के और भारत के जाने माने इतिहासकार इसमें से जुड़े थे। हमारे बीच में प्रोफेसर गिरीशनाथ माथुर भी थे, उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सुकड़ यूनिवर्सिटी से अजय मोची जी थे, स्कॉलर्स राम सिंह जी राठौड़ साहब थे, JN सिंह जी थे, ब्रिजेश सिंह, SB सिंह जी, सदागर सिंह जी और जितने भी थे उन सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं मेंढरा साहब के आग्रह पर मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आने वाले समय में निश्चित ही ये जो समय है, समय की कमी रही, इसको ऑफलाइन करने का मेरा एक इच्छा है। इसको बड़े लेवल पर ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब समाप्त किया जाए। जी ठीक है। ठीक है, बहुत तो बहुत धन्यवाद। बहुत अगली बहुत बार धन्यवाद। मिलने के लिए अनुमति दीजिए। जी बिल्कुल, इजाजत दीजिए। जी, बहुत अच्छा रहा। हाईली थैंकफुल टू यू ऑल। सर बहुत धन्यवाद। जी फिर मिलेंगे। वो गजनी पर भी रखें। वो सिंध का बड़ा भाई था गजनी, वो हाथ से निकल गया और वो हमारी संस्कृति का केंद्र था। सिंध हम लोग का लंचिंग पैड था हमारी संस्कृति का। वहीं से पूरे मध्य एशिया की ओर लोग गए, सिंध से ही गए। और उसका बड़ा भाई गजनी, जब सिंध पर अधिक प्रॉब्लम लगा तब लोग गजनी गए। और गजनी का इतिहास जो है वो 308 कली संवत 2590 ईसा पूर्व का है। 2590 ईसा पूर्व का इतिहास है गजनी का, हमारे भारत का। गजनी का किला और गजनी का नगर का स्थापना जो है राजा गजबाहू ने 2590 ईसा पूर्व में किया, युधिष्ठिर संवत 300 में। और ये जनरल कनिंघम का, हमारे भारतीय राइटर का नहीं, जनरल कनिंघम का सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वो खुद देखा था। किला का शिलालेख था लिखा हुआ, युधिष्ठिर कली संवत 300 में अक्षय तृतीया के दिन वैशाख पंचमी के शुक्ल पक्ष में उसका स्थापना हुआ। और जैसे आपने कहा सिंध से हम लोग चले आए अभी आपके परिवार, और फिर वापस जाना ही है। ये तो हमारी संस्कृति है हमारे आर्यों की कि हम अपने भूमि को नहीं भूलते हैं, मातृभूमि।
आत्मे जायते पुत्र माता पृथ्वी पिता अहम पृथ्व्याम। माता पृथ्वी और पिता अहम पृथ्व्याम। वो सिंध जब गजनी से लोग हारते थे सिंध में आ जाते थे और सिंध से फिर 10-20 साल में तैयारी करके गजनी जीतते थे। ये 3000 वर्ष तक लड़ते रहे हम लोग, ईसा से पूर्व 3000 वर्ष तक, ईसा से पूर्व 3000 वर्ष तक लड़े हैं सिंध के लिए और गजनी के लिए। आज चला गया ऐसे विभाजन में। ये इतिहास की खोज करने वालों को कोई पता नहीं था इतिहास क्या है, कोई मतलब नहीं था इतिहास की खोज करने वालों का, और उन्हीं का अनुसरण करके दी देन राइटर्स जो है दे बिकेम फॉलोअर ऑफ दैट डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर का, और इसलिए ये स्थिति है। 3000 साल तक गजनी जो है हमारा अभेद कवच था। गजनी को जीतने के लिए प्रयास किया लोग, और गजनी को लेने के बाद सिंध को लड़ने के लिए जीतने के लिए 500 साल लगा। प्रत्याहार सम्राटों ने वो 690 से लेकर के और आपका सोमनाथ का 1018 से 25 के बीच में पतन हुआ। लोग इतिहासकार नहीं है। अलबरूनी जो मोहम्मद गजनी के साथ आया था उसने खुद लिखा है अपने भारत वृतांत में कि 1025 ईस्वी में पूरा विध्वंस हो चुका था सोमनाथ। 1025 ईस्वी में विध्वंस हुआ और 1030 में राजा भोज परमार ने धारा नगरी से और सोमनाथ के भीमदेव सोलंकी ने दोनों तृतीय ने दोनों मिल करके सोमनाथ का पुनरुद्धार किया था। ये अलबरूनी के भारत वृतांत में लिखा हुआ है। 5 साल के अंदर उसको बनाया। फिर कौन तोड़ा? फिर मोहम्मद गोरी आया। कितना साल लगा? 1192 में आया। 192 साल लगा उसको। तो सिंध हमारा जो है वो केंद्र है हमारी संस्कृति का। सिंध को कौन ले लेगा? आज न कल, साल 2 साल के अंदर सिंध हमारा होगा। जी जी, इन्हीं शब्दों के साथ हम गजनी पर भी रखें आगे और सिंध पर भी रखें, आगे बढ़ाएं इस वार्ता को। जी सर। जी जी, ठीक। जी सर, जी सर, जी सर। वो मेरे बंधु जितेंद्र नारायण बाबू भी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी 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 जी, बहुत अच्छा। जी जितेंद्र जी, हाँ जी, देवराज जी भी जुड़े थे। अच्छा अच्छा, हम शुरू से जुड़े हुए हैं। देवराज भी जुड़े हुए थे, बड़े जी को भी मैंने देखा। जी जी, वाह, उनको मैंने लिंक भेजा था। हाँ जी, अच्छा किया। जी जी देखिए आपको पूरा टीम दिखा रहे हैं। जी जी, अच्छा अच्छा, देवराज जी भी जुड़े। ये भागवत कथा हम लोग क्या हो रहा था। ओहो, अच्छा अच्छा, जी जी तो आज के लिए इतिहास में भागवत कथा ठीक है, उसी में आ जाता। जी जी, नहीं ठीक है, बहुत अच्छा विषय है, बहुत जरूरी विषय है। जी, हमारा विषय तो मूर्त कला आर्ट। देखिए हम हजीरी झंडा देखिए। हाँ जी जी, वाह, हमको इसमें बहुत प्रवेश करा करके सब इतिहास की तरफ मोड़ दिया। हमारा तो कला और आर्किटेक्चर विषय था। जी जी, ठीक है, तो आगे फिर इसको रखा जाए। बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा। और दीक्षा जी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, हाँ, बहुत बड़ा जी कार्य सर, किया। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी, जी। थैंक यू सर। मुझे आवाज सुनने में दिक्कत आ रही है। ओह, अच्छा, अच्छा। दीक्षा जी, मेरा नाम जितेंद्र नारायण सिंह है। सर मुझे पता नहीं आवाज क्यों स्लो आ रही है। ओह, अच्छा। मतलब मुझे आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ जी सर, जी सर, अब मैं सुन पा रही हूँ। हाँ, मेरा नाम जितेंद्र नारायण सिंह है और धरोहर संरक्षण इतिहास संकलन केंद्र हम लोग का है यहाँ दिल्ली में। जी जी। और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी और मैं नेशनल कन्वीनर हूँ उसका। और अच्छा। सरंधर सिंह जी उसके संरक्षक हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो बिल्कुल सर मेरा धरोहर विषय पर भी थोड़ा सा काम है। मैं भगवान सिंह साहब को मैं करती हूँ, और ये तो मतलब अगर मैं भी अगर किसी भी तरीके से जुड़ सकूं तो ये भाग्य होगा। जरूर जरूर जरूर। सर ये तो मुझे ये बात समझ में आई कि ये देखिए ये कितना अमूल्य ज्ञान है, और आप ये सोचिए कि ये किताबों में है ही नहीं। मतलब ये तो मैं चूंकि मैंने सिंध विषय पर काम किया, सिंध क्षेत्र पर मेरा काम है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र मैंने लिया है, मेरे शोध में मैंने लिया था उस समय।
तो समझ में आया कि ढूंढा ढांडी करने पे मेरी अब तक पहली किताब है ये जो इस विषय में है। और सर जैसे दिग्गज जो बैठे हैं हमारे साथ हैं, तो ऐसा कितना कितना संकलन का काम बाकी है। तो हाँ। मतलब ये तो है ही है। सर एक बार मतलब मैं प्रोफेसर भगवान साहब से कहूंगी कि एक बार सर का भी नंबर शेयर करें, तो एक बार मैं ग्लोबल हिस्ट्री फोरम से भी जोड़ दूं। हाँ देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल। सर ये जो फोरम है, मैं एक लाइन में अगर कहूं कि एक्चुअली हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि जो सही फैक्टफुल जो ज्ञान है ना, वो प्रबुद्ध जन तक जाए। कि भाई जो हम जो ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि आना जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग चीजें हैं। तो जैसे आदरणीय जज साहब का जो समय हमने लिया, तो वो घर बैठे अगर कुछ सही तरीके से काम कर सके, ये उस दिशा में काम है। हाँ सही बोल रही हैं। ठीक है, पहले से जानकारी रहेगी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। तो सर भगवान सर, श्री भगवान सर, आप जरा नंबर शेयर कीजिएगा ना सर का भी। हाँ मैं इसको कर देंगे आपको, ठीक है। ठीक है। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। हाँ जी सर। जितेंद्र नारायण सिंह, नोएडा में रहते हैं हम। अच्छा, नोएडा से तो मैं आई हूँ सर। नोएडा मैं एक्चुअली गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में जो है उसमें मैंने काम किया है। और आप कहाँ रहते हैं? मैं सर नोएडा छोड़ कर आई हूँ अभी। अभी मुझे 6-8 महीना हुआ है जयपुर में आए हुए। तो नोएडा अच्छा। सेक्टर 31 में ही मैं रह रही थी। जी सर, नंबर बताएं सर। 989 989 110 110 4341। 4341। जी सर। आप अपना नंबर बता दीजिए। 98 जी 104 104 75 75 815। 815। जी ठीक सर। ठीक। जयपुर तो- में रह रही हैं? हाँ जी सर, मैं अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ, इतिहास विषय के साथ हूँ। और वैसे दिल्ली मेरा कार्य क्षेत्र यूँ रहा है कि मैं आईएएस के लेक्चर तकरीबन पूरी दिल्ली में एज ए एक्सपर्ट लेक्चर्स रहे हैं मेरे। तो बहुत अच्छा, बधाई हो आपको। हाँ जी सर। जयपुर मतलब का किस एरिया में रह रही हैं? सर मैं प्रताप नगर में हूँ, प्रताप नगर सेक्टर 3। अच्छा ठीक है। हम जयपुर आते रहते हैं। हाँ तो बिल्कुल आइए ना सर। मतलब हम फिर ऑनलाइन जज साहब और फिर समय लेंगे, और अपन तो साथ में बैठकर चाय पीते हुए भी बात कर लेंगे। हाँ। जी सर। जी सर। तो अभी इजाजत देंगे सर। हाँ नमस्ते। जी इजाजत। ये आपका 2.5 घंटा हो गया। तो मुझे एक्चुअली कैमरा ऑन कर रही हूँ तो मुझे आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। पर मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। तो अभी जब तक हम नई न्यू संगोष्ठी करें तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। जी नमस्ते। ठीक है। ठीक है जितेंद्र जी। जी नमस्ते। भगवान हो जितेंद्र, प्रणाम भाई, प्रणाम। प्रणाम। फिर बात होगी। जी बहुत अच्छा। लगा सब लोग से मिल लिया। हाँ जी, नहीं देखते हैं उसका वीडियो बाद में। जी ठीक, नमस्ते। कुछ आप भी ऑर्गेनाइज कीजिए इसे जितेंद्र हो। देखिए हम अपने घर का दिखा दे रहे हैं आपको फोटो। ये देख रहे हैं? आप बुलाते हैं, ये नहीं है, कंजूस आदमी है, खिलाएंगे पिलाएंगे एकदम नहीं। आइए, स्वागत है सर। समधियाना का देखिए चारों तरफ हरियाली है। वाह। हाँ जी देख रहे हैं। वाह। आज खत्म हुआ है, भागवत कथा चल रहा था एक हफ्ता से यहाँ। वाह। जी इस बार आइए। जी ठीक है। स्वागत है। ठीक, नमस्कार। नमस्कार। चलिए जी आपसे मुलाकात हो गया। हाँ नहीं तो फिर जल्दी होगा एक। जी
हे बाबा। बाबू ऑफ ये तो इसको सेव कर लीजिएगा। तो ऑफ हो गया ये। संकेत हो गया। हाँ, नहीं हुआ। वही क्लिक किए थे। रेड कलर का एक वो होता है, उस पे कर दीजिएगा तो वो ऑफ हो जाता है। हो गया। अब सेव कर लीजिए, कैसे होगा? सेव करने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो गया ना, वो लोग भेज देगा, हम लोग सेव नहीं कर सकते हैं। ओ